सो हेलो गाइस, आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 3 करने वाले। एंड पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। एंड अगर वो नहीं देखा देन इधर से कंटिन्यू मत करना, पहले वो 2 पार्ट कंप्लीट करो एंड देन इधर से कंटिन्यू करना, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और अच्छा हो इस चैप्टर को लेके। एंड हम लोग ने लास्ट लेक्चर तक जब हमारा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तभी का हम लोग ने बात किया था, करेक्ट, जहाँ पे हमारा टोटल एफ नेट इज 0 एंड ए नेट इज 0। इन शॉर्ट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, करेक्ट। तो क्या हम लोग ने एफ बी डी बनाया था, उन फोर्सेस को इक्वल किया था एक एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस पे फोर्सेस लग रहा है तो देन उनको इक्वेट किया था अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस। वैसे ही एक्स एक्सिस का अलग से इक्वेट किया था, अगर दोनों एक्सिस पे लग रहा है देन उनका वेक्टर्स के हेल्प से मैग्नीट्यूड निकाला था, वैसे ही वो किया था। एंड और टाइप्स है और क्वेश्चंस है इसके ऊपर, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम रहेगा तभी कैसे सॉल्व करना है उसके और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे। एंड देन हम लोग उसके बाद करेंगे जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, उस पर कुछ फोर्स लग रहा है, उसके वजह से कुछ एक्सिलरेशन आ रहा है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। एंड लास्टली विल टॉक अबाउट सूडो फोर्स। एंड आज बहुत सारा क्वेश्चंस होगा एंड थियरी या सीखने वाला पार्ट बहुत कम होगा। सो अच्छे से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, समझते समझते सॉल्व करो, सो दैट आपको प्रैक्टिस इधर ही हो जाए ज़्यादा। आपको फिर क्वेश्चंस इधर बहुत सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है और प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ये कर लिया देन आपका ऑलमोस्ट चैप्टर इज डन। ओके, सो विल स्टार्ट। जो मास एक हमारे पास है ना, रोप रहता है, मतलब नॉर्मली हम लोग जो स्ट्रिंग यूज़ करते हैं ना वो मासलेस होता है, बट कभी कभी हमारे पास जो ये रोप है उसमें कुछ मास होगा एंड वो कुछ लेंथ का होगा, करेक्ट। एंड हम लोग को क्वेश्चन क्या आता है कि अगर एल लेंथ का रोप है, एम मास है, तो उसका एक्स डिस्टेंस पे क्या, मतलब बॉटम से एक्स डिस्टेंस पे क्या उसका टेंशन रहेगा, उस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे क्या टेंशन रहेगा, या ऊपर से इतने डिस्टेंस पे उस पॉइंट पे क्या टेंशन रहेगा, ये क्वेश्चन आता है। सो ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखो, जब हमारा लेंथ एल है तभी मास क्या है, एम, करेक्ट। एंड जब हम लोग अभी ये चीज़ तो पता है, यूनिटरी मेथड सबको पता है, करेक्ट। जब एल लेंथ है तभी एम मास है, तो जब 1 यूनिट लेंथ होगा तभी कितना मास होगा, एम बाय एल होगा, करेक्ट। तो 1 यूनिट लेंथ का मास इज एम बाय एल, करेक्ट। जब 1 यूनिट लेंथ का इज एम बाय एल तो एक्स लेंथ का कितना होगा, एम एक्स बाय एल, करेक्ट, एम एक्स बाय एल। अभी हमें इसका मास तो मिल गया, तो अभी हम लोग ये वाला पार्ट जो है इसको अलग से बना लेते हैं। इधर टेंशन टी लगता रहेगा, इधर इतने मास के वजह से कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं टी इज इक्वल टू इतना। सो हम लोग को टी मिल जाएगा एम एक्स एल जी, करेक्ट। ये हमें मिला इस मास उतने लेंथ का, करेक्ट। अभी इसके टाइप में और 2-3 क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या दिया होगा, ये एक्स लेंथ दिया होगा एंड फिर बोलेंगे कि इस पॉइंट पे आप टेंशन निकालो, तो आप ऊपर से टेंशन निकाल सकते हो, बट इजियर क्या पड़ेगा कि आप विद द हेल्प ऑफ नीचे के साइड से ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टेंशन को इक्वेट करके आंसर निकालो, वो ज़्यादा ईजी होगा। इसके वजह से हम लोग ऊपर जो फोर्सेस वगैरह लग रहे हैं वो देखने ही वाले नहीं है। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। क्वेश्चन आता है कि इधर ये कुछ एक्स डिस्टेंस है एंड अभी इस पॉइंट पे टेंशन बताओ, तो ये कैसे करेंगे हम लोग, जब ये लेंथ इज एल एंड दिस इज एक्स, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो लेंथ होगा वो एल माइनस एक्स होगा, बोल सकते हैं ये चीज़। तो हम लोग फिर से ये विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग फिर से वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो कभी भी अगर लेंथ हमें ऊपर की साइड का दिया होगा, सो हमेशा याद रखना हम लोग एफ बी डी ईजी एफ बी डी किसका बना सकते हैं, जो नीचे वाला है ना उसका, बिकॉज उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स टेंशन सब इक्वेट हो जाएगा। बट अगर ऊपर वाला पार्ट लिया एंड देन हम लोग को इधर से नॉर्मल फोर्स, ये टेंशन नीचे आ जाएगा एंड एम जी भी नीचे होगा, सो दैट हम लोग को उसमें फिर से नॉर्मल फोर्स का भी आंसर ढूंढना पड़ेगा, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। इसके वजह से दिस इज द परफेक्ट मेथड फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग नीचे करेंगे तभी और क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को इस वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन में। इसमें क्या करना है, जब हमारे पास 3 ऐसा मासेस एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है ना, हम लोग को पूछते क्या है, नॉर्मल फोर्स या कांटेक्ट फोर्स, बीच में 2 मास 1 के वजह से मास 2 पे, मास 2 के वजह से मास 3 पे।
करेक्ट, ऐसा कुछ हम लोग को नॉर्मल फोर्स नॉर्मली पूछते हैं। सो हम लोग सब में नॉर्मल फोर्स ढूंढते, ओके, एफबीडी बनाते, हम लोग सब एक एक ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाते। फर्स्ट m1 का एफबीडी बनाएंगे, करेक्ट। तो m1 में नीचे एक तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, करेक्ट। एंड अभी इधर हम लोग देख पा रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट के वजह से कुछ नॉर्मल फोर्स भी आएगा। सो अभी ये मेन कंफ्यूजन वाला पॉइंट, ये जो नॉर्मल फोर्स है वो इस ऑब्जेक्ट के वजह से इस पे लग रहा है, करेक्ट, n1 ले लेते हैं नाम। एंड ये जो दूसरा जो डाउनवर्ड्स एरो है ना, वो क्या है, m1 ऑब्जेक्ट के वजह से m2 पे लग रहा है ना, वो नॉर्मल फोर्स है। तो ये वाला जो फोर्स है वो m1 पे नहीं है, m2 पे है। तो ये याद रखना कि इधर n1 फिर से लेने का गलती मत करना, क्योंकि रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये जो फोर्स है इधर हम लोग, ये नॉर्मल फोर्स हमेशा पैर में आता है, करेक्ट, ये चीज करेक्ट है। तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ना, एक दूसरे के कांटेक्ट के वजह से फोर्स आ रहा है, करेक्ट। सो अभी ये जो एक जो अपरवर्ड्स एरो दिख रहा है वो क्या है, m2 के वजह से m1 पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो है। एंड ये जो डाउनवर्ड्स एरो है वो क्या है, m1 के वजह से m2 पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना, ये है ये वाला डाउनवर्ड्स एरो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो हमारा ये एफबीडी करेक्ट बन गया। अभी इस पे दूसरा तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, करेक्ट। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं n1 इज इक्वल टू m1g, लिख सकते हैं ये चीज, ओके। सो अभी हम लोग m2 के लिए बनाते हैं हमारा एफबीडी। m2 एक तो हमारा नॉर्मली जो लगता है m2g, करेक्ट। एंड अभी ये ऑब्जेक्ट m1 के वजह से m2 पे नॉर्मल लग रहा है, n1 लग रहा है, करेक्ट। ये चीज भी हम लोग ने देखा ऊपर ही। अभी m3 और m2 के बीच में भी कुछ कांटेक्ट फोर्स होगा, इसको हम लोग नाम दे देते हैं n2। तो इन कांटेक्ट फोर्स अभी m3 के वजह से m2 पे लग रहा है, ये अपवर्ड्स डायरेक्शन में लगता रहेगा। एंड m2 के वजह से ये m3 पे लग रहा है, ये डाउनवर्ड साइड वाला एरो। m2 का फोर्स नहीं है वो, m2 के वजह से m3 पे लग रहा है, मतलब m3 का फोर्स है। तो हम लोग m3 के एफबीडी में वो n2 नीचे वाले एरो में दिखाएंगे। तो इधर हमारा n2 ऊपर आ जाएगा, m3 के वजह से m2 पे जो फोर्स लग रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, दैट इज n2। तो इसका भी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, n2 इज इक्वल टू n1 प्लस m2g। अभी हमारे पास n1 का तो वैल्यू है, क्या है, n2 इज इक्वल टू m1g प्लस m2g, करेक्ट। तो हम लोग एक चीज इधर नोटिस करो कि जब हमारा n1 है तो उस पे ऊपर वाले उसमें जितना उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना ही उसका कॉन्टैक्ट फोर्स है, करेक्ट। फिर सेकेंड में हम लोग देख पा रहे हैं उसका जो कॉन्टैक्ट फोर्स है m3 और m2 के बीच वाला, वो m2 प्लस m1 दोनों के ग्रेविटेशनल के फोर्स के इक्वल है, करेक्ट। ये चीज जस्ट नोटिस करो, हम लोग आगे बढ़ते। अभी थर्ड m3, करेक्ट। m3 पे एक तो हमारा ऑलवेज वाला ग्रेविटेशनल, करेक्ट। अभी हमारे पास इधर n2 भी है, डाउनवर्ड्स ही लग रहा है, m2 के वजह से m3 पे लग रहा है ये वाला, करेक्ट। अभी ग्राउंड के वजह से भी कुछ ना कुछ तो लगता रहेगा नॉर्मल। तो अभी इसमें जो अपवर्ड्स डायरेक्शन वाला नॉर्मल है वो ग्राउंड के वजह से m3 पे लग रहा है, एंड जो डाउनवर्ड वाला है वो क्या है, m3 के वजह से ग्राउंड पे लग रहा है। इसके वजह से m3 वाला जो डाउनवर्ड्स नॉर्मल है ना, वो ग्राउंड का फोर्स है, नॉट m3 का फोर्स नहीं है वो। सो इधर हमारे पास आ गया n3। सो फिर से लिखो n3 इज इक्वल टू n2 प्लस m3g, करेक्ट। अभी n2 हमारे पास क्या है, m1g प्लस m2g प्लस m3g, करेक्ट। तो अभी इससे एक चीज क्लियर हो सकता है कि ये चीज हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि जो हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स है, जैसे जैसे हम लोग नीचे वाले ऑब्जेक्ट का नॉर्मल फोर्स देखते जाएंगे, ऊपर के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनका ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल रहेगा, बोल सकते हैं। जैसे अभी n3 का हम लोग जब नॉर्मल फोर्स देख रहे हैं तो ये तीनों ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। m3 और m2 के बीच का देख रहे हैं तो इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है, बोल सकते हैं। ऐसे एक टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे तभी आपको फिर से और अच्छे से क्लैरिटी आएगा। अभी ये क्वेश्चन करते एक, सो दैट आपको और अच्छे से समझे। अभी इसमें क्या पूछा है, फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय 6 kg ऑन 12 kg। अप्लाइड फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स के बारे में पूछा है। क्या पूछा है
6 kg के वजह से 12 kg पे लग रहा है, वो फोर्स पूछा है। करेक्ट, तो 12 kg का हम लोग ये बनाते हैं FBD, ये हमारा इधर नॉर्मल लगता रहेगा N1। करेक्ट, यही तो ढूंढना है हमें। तो 12 kg पे एक तो हमारा 12 × 10 120 न्यूटन, एंड सेकेंड हमारा नॉर्मल लगता रहेगा N1। करेक्ट, एंड इस ऑब्जेक्ट के वजह से इधर N2 भी लग रहा रहेगा ऊपर की साइड। अभी हम लोग को इसमें चाहिए क्या, फोर्स अप्लाइड बाय 6 kg ऑन 12 kg, मतलब हम लोग को N1 चाहिए। करेक्ट, अभी इसके लिए हम लोग N2 का वैल्यू वगैरह ढूंढेंगे, पर हम लोग के पास और एक चीज़ है, हम लोग N1 डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इसका FBD। लाइक 6 kg का FBD बनाओ, क्या आ जाएगा, 6 × 10 60 न्यूटन, एंड हमारा ऊपर के साइड उसका N1, तो N1 हमारे पास क्या आ गया, 60 न्यूटन। सो हम लोग को तो आंसर मिल गया कि हम लोग को चाहिए क्या था, कॉन्टैक्ट फोर्स चाहिए था। फिर वो भले इस ऑब्जेक्ट पे दोनों पे जो N1 लग रहा है वो इक्वल वैल्यू का ही होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का ही होगा, सिर्फ उनका डायरेक्शंस अलग होगा। हाँ, तो इसके वजह से हम लोग हमारा N1 हम लोग इधर से ढूंढे या इधर से ढूंढे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ईजियर क्या है हम लोग इधर से ढूंढे। करेक्ट, सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर कि जो हमारा नॉर्मल फोर्स है वो कैसे एक्ट कर रहा है एंड हम लोग को कैसे ढूंढना है इजीली, मतलब बहुत इजी तरीके से हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं वो हम लोग को कोशिश करना है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जैसे ऊपर एक मैंने वो जो ट्रिक बताया था, ट्रिक यानी कि जो हम लोग ने कंक्लूड किया था उसके बेसिस पे, देयर आर 100 आइडेंटिकल ब्लॉक प्लेस्ड ऑन ओवर अदर शोन इन फिगर। सर 100 ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड है m मास का। पूछा क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालो बिटवीन 4th and 5th ब्लॉक। अभी इधर हम लोग को इतने सारे ब्लॉक्स का FBD वगैरह बनाना इज नॉट इजी। करेक्ट, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रिकी चाहिए। तो हमेशा क्या मैंने ऊपर ही बताया, जो भी हमारे जिस भी दो चीज़ों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा ऐसे मतलब साइमल्टेनियसली से लगाए हुए ऑब्जेक्ट्स में ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा है, देन हम लोग क्या करेंगे, इस ऊपर जितना भी है उन सबका ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड कर देंगे, विल गेट द आंसर। इसमें भी हम लोग ये कर सकते हैं, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, इसकी वजह से हम लोग ने नॉर्मली जैसे FBD से करते वैसे किया। बट इधर इतना कॉम्प्लिकेट है, हम लोग हर ऑब्जेक्ट का FBD बनाते नहीं बैठ सकते। करेक्ट, तो हम लोग को इसमें कुछ ईजियर वे ढूंढना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में याद रखना, एक तो हमें FBD बनाने आने चाहिए एंड सेकेंड इज की हर उसका जो N1 N2 N3 कैसे वर्क करता है, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर वाले जितने भी उनका ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड कर दिया तो उनका कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। करेक्ट, ये चीज़ सबको समझ रहा है, होप सो अभी हमें चाहिए इस 4th and 5th ब्लॉक के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स। करेक्ट, तो अभी हम लोग इधर देख पा रहे हैं, इधर का कॉन्टैक्ट फोर्स लाने के लिए इसके वजह से इधर N1 लगेगा, इन 96 ऑब्जेक्ट्स के वजह से कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो हम लोग डायरेक्टली इधर बोल दे क्या, T = 96 इंटू मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स चलेगा, ये चीज़ T नहीं सॉरी N नॉर्मल फोर्स। करेक्ट, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अभी हम लोग चाहिए तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे ये हम लोग ने मान लिया 96 का है, ये m मास है, नीचे भी कुछ मास है 3। अभी m मास पे नीचे के ऑब्जेक्ट के वजह से कुछ नॉर्मल फोर्स लग रहा रहेगा एंड इन सब के वजह से नीचे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा रहेगा, सो आ जाएगा 96 mg। तो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ये हम लोग कैसे कि आप सबको समझ रहा है, ये एक ट्रिक टाइप है या हम लोग बोल सकते हैं कंक्लूजन ही है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन का, कि जब जिधर का हमें नॉर्मल फोर्स चाहिए उसके ऊपर का सब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड कर देंगे तो विल गेट दैट नॉर्मल फोर्स फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अभी हम लोग आगे बढ़ते। सो कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट करो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन में या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट, अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L and mass m is hanging from a rigid support. The tension in the rope at a distance x from the rigid support is। तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं फर्स्ट। तो ये क्या है हमारा L लेंथ का m मास का। करेक्ट, अभी पूछा क्या है हमें, टेंशन इन द रोप एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, मतलब इधर से x डिस्टेंस पे टेंशन पूछा है। करेक्ट,
तो अभी कैसे करेंगे, हमें ये तो पता है एल लेंथ के लिए m मास है, 1 यूनिट लेंथ के लिए m/l है। सो अभी हमें चाहिए ये वाले लेंथ के हेल्प से हम लोग हमेशा ढूंढते हैं करेक्ट टेंशन। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा हमारा l-x, ऊपर ये चीज़ डिस्कस किया है। तो l-x लेंथ के लिए कितना हो जाएगा हमारा मास m/l, l-x करेक्ट, ये हमारा मास हो गया। सो अभी इधर FBD बना सकते इस पॉइंट का, ये पॉइंट का, तो इधर हमारा लगेगा m-g एंड ऊपर टेंशन लगता रहेगा, जो टेंशन है वो हमारा m-g के इक्वल हो जाएगा। m डैश क्या है m/l, l-x इंटू g करेक्ट। तो ये ऑप्शन चेक करो है किधर, m/mg l-x/l, हाँ b इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें चेंज क्या है कि x हमें ऊपर की साइड दिया है। अभी हम लोग इधर से भी निकाल सकते हैं टेंशन, बट इधर हमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है निकालने के लिए, इसलिए हमेशा ट्राई करो कि आप ये वाले साइड से आंसर निकाल रहे हो, ओके, मतलब डाउनवर्ड साइड से, बिकॉज उसमें टेंशन अपवर्ड लगेगा एंड ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगने की वजह से दोनों इक्वेट कर सकते। अगर ऊपर से निकाल रहे तो दोनों में हम लोग को टेंशन डाउनवर्ड्स लेना पड़ेगा एंड ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड्स ही लगता है एंड फिर थोड़ा टफ हो जाता है वो ढूंढना, इसके वजह से हमेशा डाउनवर्ड्स वाला पार्ट से ही आंसर लाओ। नेक्स्ट, अ वर्टिकल फोर्स F, वेट, a vertical force F is applied at one end of a uniform rope of mass m and length L. Find out the rope as a function of x. क्या बोला है हमारे पास, एक ये है फिर से रोप, कुछ L लेंथ का m मास का, एंड उसके नीचे हम लोग ने वर्टिकल फोर्स अप्लाई किया कुछ ऐसा, एंड अभी हमें पूछा है फाइंड आउट द टेंशन इन द रोप एज अ फंक्शन ऑफ x। x के वेरिएबल में जो आंसर आएगा वो चाहिए। x के वेरिएबल में मतलब कुछ x डिस्टेंस पे बोल सकते हैं करेक्ट। क्वेश्चन में हमें कुछ बोला नहीं है कि अपवर्ड रिजिड सपोर्ट से लिया या नीचे से लिया, तो देन हमेशा इधर से लो, ओके। सो हमें x डिस्टेंस पे चाहिए इसका ये। सो अभी हम लोग FBD बना देते हैं फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा, एक तो टेंशन लग रहा है इसका कुछ mg डैश एंड ऑफकोर्स फोर्स F भी लग रहा है डाउनवर्ड्स में। फर्स्ट अभी हमें ये ढूंढना है इसका मास, तो ये तो बहुत इजी है। L लेंथ के लिए m मास है, 1 यूनिट लेंथ के लिए m/l है, तो x के लिए कितना हो जाएगा mx/l करेक्ट। सो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं t इज इक्वल टू m-g प्लस f। m डैश क्या है हमारा mx/l, g प्लस f। अभी हमारे पास डायरेक्टली ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है, इधर है पर इसमें ln x उल्टा करके दिया, ये भी रॉन्ग है। ये एंड ये दो ऑप्शन है, इसमें हमने l को कॉमन ले लिया है, मतलब mx/g, l को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा डिवीजन में l आ गया। सो ये ऑप्शन है, हाँ है, c इज द करेक्ट ऑप्शन। d में देखो x आ गया, इसकी वजह से ये रॉन्ग हो। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था करेक्ट। सभी हम लोग आगे बढ़ते। ये द adjoining figure shows a block of mass 10 kg connected to free end of a rope of mass 10 kg and length 10 meter. The tension of the rope at point A is, A पॉइंट पे हमें टेंशन चाहिए करेक्ट। अभी हमारे पास इधर जो रोप है उसका भी कुछ मास है, उसके नीचे जो ऑब्जेक्ट है उसका भी कुछ मास है करेक्ट, एंड हमें टेंशन चाहिए। तो हम लोग अभी 10 मीटर का जब हमारे पास रोप है तभी उसका मास इज 10 kg, तो 3 मीटर का रोप रहेगा तभी उसका मास कितना होगा 30 kg करेक्ट, सॉरी 3 kg। सो अभी हमारे पास इसका मास भी है एंड अभी हम लोग FBD बनाते हैं जिसमें हमारे पास 10 प्लस 3 kg का मास है। ऊपर टेंशन लग रहा है, इधर से टेंशन लग रहा है एंड इधर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है करेक्ट। तो T इज इक्वल टू 10 प्लस 3 13 इंटू 10, तो T कितना आ गया 130 न्यूटन आ गया हमारे पास। सो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट हमें लेंथ पे कितना मास है वो ढूंढने आना चाहिए, देन दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ मास ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय अ रोप फ्रॉम द रूफ।
when a horizontal force is applied on the rope, as at same time the rope deviated at an angle of 45 degree at the roof point. If the suspended mass is at equilibrium, the magnitude of the force applied is. So हमें क्या बोला है, फर्स्ट हमारे पास जो रोप था, ऐसे स्ट्रिंग बोल सकते हैं, ये ऐसे रूफ के साथ ऐसे था, देन उस पर कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स लगने के वजह से, हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगने से वजह से इसका ये एंगल में डिविएशन हुआ 45 डिग्री का. अभी हमें इस फोर्स का वैल्यू पूछा है, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं वेरी इजीली. कैसे निकालेंगे, देखो अभी जब हमारे पास ये है तो इधर का एंगल भी 45 होगा, करेक्ट. अभी विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग वेट ऐसे नहीं एक्सप्लेन करते, ऐसे ये देखो, ये इसका स्ट्रिंग है, इसमें कुछ टी टेंशन होगा. अभी टी टेंशन कुछ एंगल पे होने के वजह से उसका हम लोग कंपोनेंट्स निकाल के इजीली सॉल्व कर सकते हैं. कंपोनेंट्स आ जाएगा तो कुछ वाई एक्सिस में, कुछ एक्स एक्सिस में प्रॉपरली कुछ फोर्स आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, उसके वजह से हम लोग इक्वेट कर पाएंगे एंड आंसर इजीली आ जाएगा, करेक्ट. तो हम लोग टी टेंशन की वजह से इधर एक तो 45 डिग्री लगेगा, ये जेड बन रहा है देखो, तो इधर हमारा आ जाएगा t/√2 t cos थीटा, t cos 45 इज t/√2 एंड इधर भी आ जाएगा t/√2, करेक्ट. एंड इस ऑब्जेक्ट की वजह से ऑफकोर्स नीचे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही. सो अभी हम लोग इधर इक्वेट कर सकते हैं क्या, t/√2 इज इक्वल टू mg एंड t/√2 इज इक्वल टू f, बोल सकते हैं, ये चीज बोल सकते. तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्टली f इज इक्वल टू mg कर दे, तो कितना हो जाएगा, 10 है मास एंड इंटू 10, तो 100 न्यूटन आ जाएगा. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. अभी a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, देन ऑफकोर्स a इज इक्वल टू c ना, तो दैट्स द केस. तो हम लोग डायरेक्टली इसको इक्वेट कर देंगे. अभी यहाँ चाहिए तो आप इधर फर्स्ट mg के हेल्प से टेंशन का वैल्यू निकालो, देन टेंशन का वैल्यू इधर डालो एंड फोर्स निकालो, वैसे भी चलेगा, बट दिस इज एन इजियर मेथड, करेक्ट. तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ये नेक्स्ट क्वेश्चन. The pulleys and strings shown in the figure are smooth and of negligible mass for the system to remain in equilibrium. The angle theta should be. तो ये एंगल थीटा क्या होना चाहिए. सो अभी हम लोग एक एक ऑब्जेक्ट का FBD निकालते, करेक्ट. ये m के वजह से इधर कुछ टेंशन होगा एंड इधर ऑफकोर्स हमारा ग्रेविटेशनल, इधर भी कुछ टेंशन होगा एंड इधर ऑफकोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, करेक्ट. अभी विद द हेल्प ऑफ दिस, ये इन स्ट्रिंग में भी कुछ टेंशन टी ही होगा, दोनों स्ट्रिंग में, करेक्ट. अभी इधर फिर से टेंशन कुछ एंगल पे होने की वजह से हम लोग एक्स एंड वाई में उसको रिजॉल्व कर देंगे, तो हम लोग को इजी हो जाएगा सॉल्व करने, करेक्ट. तो रिजॉल्व करते, तो इधर थीटा है तो इधर हमारा आ जाएगा टी कॉस थीटा एंड इधर भी इसके टी के वजह से भी इधर आ जाएगा टी कॉस थीटा, तो ऐड कर देंगे इन दोनों को एंड इसके वजह से इधर आ जाएगा हमारा टी साइन थीटा एंड इसके वजह से इधर हमारा आ जाएगा टी साइन थीटा. अभी टी साइन थीटा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते एंड इधर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही रहेगा. सो अभी इधर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा वाई एक्सिस पे ये क्या हो गया, 2t cos थीटा है इज इक्वल टू √2mg हो गया, करेक्ट. सो अभी हमारे पास t का वैल्यू तो है, हमारे पास t इज इक्वल टू mg, पता है ये चीज, तो mg इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू √2mg, तो mg कट, तो कॉस थीटा आ जाएगा √2/2, सो √2/2 इज √2, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री. कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. इसको हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट जो टेंशन एक एंगल पे था उसको एक्स वाई एक्सिस पे कंपोनेंट्स के उसमें रिजॉल्व किया. देन हमारे पास एक्स एक्सिस में कुछ फोर्स ना होने के वजह से सिर्फ वाई एक्सिस में फोर्स था, तो वाई एक्सिस वाले जितने भी फोर्स है उनको इक्वेट कर दिया एंड वी गॉट द आंसर, वी गॉट द कॉस थीटा का वैल्यू, करेक्ट. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A block of weight W is supported by 3 strings as shown in the figure. Which of the following relation is true for tension in the strings? Okay. So भाई हमारे पास T1, T2 and T3 are the tension in the strings A, B and C respectively. So A string में हमारे पास इस
T1 टेंशन, बी स्ट्रिंग में हमारे पास T2 टेंशन है एंड सी स्ट्रिंग में हमारे पास T3 टेंशन है। सो अभी हम लोग इधर विद द हेल्प ऑफ दिस ये बोल सकते हैं T3 में वेट जितना ही टेंशन होगा, बोल सकते हैं ये चीज़। अभी हमारे पास ये पता है ए एंड सी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, करेक्ट। सो इधर से हम लोग ऐसे कर देंगे, ये 90 हो जाएगा, ये 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा, करेक्ट। सो इधर हम लोग ये कर सकते हैं कि ये T2 कुछ एंगल पे होने की वजह से इसको रिजॉल्व कर देंगे दो कंपोनेंट्स में, ऐसे कर सकते। तो इधर क्या आ जाएगा, T2 T/√2 T2/√2 एंड इधर भी T2/√2 आ जाएगा, करेक्ट। तो अभी हम लोग y एक्सिस एंड x एक्सिस वाले जो भी हमारे पास फोर्सेस है उनको इक्वेट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, T2/√2 इज इक्वल टू वेट जितना, मतलब इज इक्वल टू T3 जितना, करेक्ट। और T2/√2 इज इक्वल टू T1 जितना, ये देखो x एक्सिस वाला, करेक्ट। अभी जब हम ये ऊपर ही हम लोग ने चीज डिस्कस किया, जब a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू सी, देन b एंड c तो इक्वल हो जाएगा ना, तो T3 इज इक्वल टू T1, करेक्ट। सो b इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड ये सेम क्वेश्चन हम लोग लैमिस थियरम से भी कर सकते हैं, बाय लैमिस थियरम। ये क्या होता है, ये क्या है, हम लोग जब अभी हमारे पास ये डायग्राम थोड़ा क्लीन कर देते हैं, करेक्ट। अभी हमारे पास इधर टेंशन T1 है, इधर टेंशन T3 है, इधर टेंशन T2 है, करेक्ट। अभी हम लोग हर टेंशन T1 के इधर का जो एंगल बन रहा है ना, इन दोनों दूसरे दो टेंशन के वजह से इस 135 ये वाला, तो साइन 135 कर देंगे, इस इक्वल टू कर देंगे T2 ये है एंड इसके बीच में ए एंड सी के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो साइन 90 कर सकते हैं इधर। एंड इधर T3 के वजह से इधर फिर से 135 डिग्री बन रहा है, साइन 135। तो अभी इनका जब वैल्यूज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, T1/√2 माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू T2 आएगा, साइन 90 इज 1 एंड देन T3/√2 आ जाएगा, करेक्ट। अभी इधर नेगेटिव साइन नहीं लोगे चलेगा। सो इधर से भी हम लोग देख सकते हैं कि T1 एंड T3 इज इक्वल, करेक्ट। तो ये मोस्टली कभी हम लोग यूज करते हैं जब ऐसा कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा एंड आपको इधर का टेंशन वगैरह दिया रहेगा एंड एंगल वगैरह दिया है, तो देन विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ये थोड़ा डायग्राम लाइट है, ये स्मॉल एम ये कैपिटल है, करेक्ट। अभी हमें क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। अ मैन ऑफ मास स्टैंड्स ऑन अ क्रेट ऑफ मास m. He pulls on a light rope passing over a smooth light pulley. The other end of the rope is attached to the crate. For the system to be in equilibrium, the force exerted by men on the rope will be. ये टेंशन पूछा है हमें, करेक्ट। अभी इस टेंशन के लिए हम लोग है ना दोनों जो मास है उनका FBD बनाते हैं फर्स्ट। तो सो FBD ऑफ स्मॉल मैन का बनाते हैं। तो एक तो इधर टेंशन लग रहा है, इसके वजह से ग्रेविटेशनल लग रहा रहेगा, एंड इधर ये खड़ा है तो इसके वजह से इधर नॉर्मल लग रहा रहेगा, इस पे भी नॉर्मल लग रहा रहेगा इसके वजह से, करेक्ट। जो जिनका वैल्यू इक्वल रहेगा बट डायरेक्शन अलग रहेगा। सो n, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, n प्लस टी इज इक्वल टू एम जी। तो n इज इक्वल टू एम जी माइनस टी लिख सकते। फिर अभी हम लोग बनाएंगे कैपिटल M का FBD। तो इधर हम लोग कैपिटल M का FBD में देख सकते, इधर भी कुछ टेंशन T लगेगा, करेक्ट। एंड एक तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगता ही है, एंड इसके वजह से इस मैन के वजह से इस पे कुछ नॉर्मल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, तो आ जाएगा T इज इक्वल टू n प्लस एम जी, या लिख सकते n इज इक्वल टू T माइनस एम जी, लिख सकते ये चीज़। अभी हमारे पास n जो है उन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है, बस डायरेक्शन अलग रहता है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू T माइनस एम जी, करेक्ट।
तो अभी क्या कर सकते हैं, इसको mg प्लस mg इधर ला दो एंड t, ये माइनस टी को उधर डाल दो तो प्लस टी, तो 2t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई g एंड t आ जाएगा हमारा कैपिटल M बाई स्मॉल m g बाई 2। करेक्ट, तो ये हमारा आ गया आंसर। हमें टेंशन का वैल्यू चाहिए था, टेंशन का वैल्यू हमें मिल गया, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में ना जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट्स है उनका एफबीडी बनाओ एंड इजीली सॉल्व करो, आपको आंसर आता ही है हमेशा। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ मास m is standing on a board and pulling the board of mass m up with the force F by the pulley system as shown. Normal reaction between men and the board is, हमें सिर्फ नॉर्मल फोर्स पूछा हुआ है। करेक्ट, तो फर्स्ट तो हम लोग मेन का एफबीडी बनाते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये मेन का एफबीडी, इसके वजह से आ रहा है एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर हमारा एफ टेंशन जो है एंड नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है इसके वजह से इधर। करेक्ट, तो हम लोग लिख सकते हैं एन प्लस एफ इज इक्वल टू एम जी, लिख सकते ये चीज़। सो ये हो जाएगा क्या, एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ लिख सकते ये चीज़ भी। सो अभी हम लोग को तो क्वेश्चन में यही पूछा है ना, नॉर्मल रिएक्शन ढूंढो, तो डायरेक्टली ये आंसर भी तो राइट है। करेक्ट, तो हम लोग को 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। A string of negligible mass going over a clamped pulley of mass m supports a block of mass m as shown in the figure. The force on the pulley by the clamp is given by, फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैम्प इज गिवन बाय, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है ये पूछ रहे हमको। सो ये कैसे ढूंढेंगे, बहुत इजी है। देखो अभी हम लोग देख पा रहे कि इधर हमारा कुछ टेंशन रहेगा, टेंशन फोर्स लगेगा विथ इक्वल टू हमारा ये, तो टेंशन आ गया ये, एंड इधर भी हमारा कुछ टेंशन फोर्स रहता है। करेक्ट, अभी इधर हम लोग देख पा रहे इस क्लैम्प पे एक तो हमारा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में इस m के वजह से कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, प्लस इसमें भी कुछ m में कुछ मास होने की वजह से इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐड हो जाएगा, तो m प्लस एम जी ऐसा डायरेक्टली लिख सकते ये चीज़। एंड देन हम लोग इधर देख पा रहे कि इस डायरेक्शन में कुछ टेंशन फोर्स भी लग रहा है। करेक्ट, तो अभी हम लोग इधर एक एक्स एक्सिस में लग रहा है, एक वाई एक्सिस में लग रहा है, तो जो हमारा फोर्स हो जाएगा वो कुछ मैग्नीट्यूड आ जाएगा कुछ उसका। करेक्ट, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स, तो क्या लिख सकते हैं, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली मैग्नीट्यूड लिखो एम प्लस ये एम का स्क्वायर प्लस ये एम, ये टी का वैल्यूज तो हमें पता है एम जी, तो कैपिटल एम का स्क्वायर एंड कॉमन में इस जी का स्क्वायर। करेक्ट, ये चीज़ लिख सकते हैं हम लोग। सो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, डी, ये कैपिटल एम वाला इधर ही है। करेक्ट, आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि हम लोग ने इधर क्या किया, हम लोग को इसका फोर्स चाहिए था, हम लोग को क्या पूछा था, फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैम्प इज गिवन बाय, पुली पे जो क्लैम्प है, ये क्लैम्प है उसमें कितना फोर्स आ रहा है, उसके वजह से कितना फोर्स दे रहा है, तो हम लोग ने उस पे जब उसका एफबीडी बनाया तो हम लोग देख पा रहे हैं कि उसके वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दोनों के, वो पुल्ली एंड उस ऑब्जेक्ट के मास के वजह से, एंड एक्स एक्सिस में टेंशन के वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। करेक्ट, तो हम लोग ने डायरेक्टली ये लिखा एंड देन इसको मैग्नीट्यूड के हेल्प से मैग्नीट्यूड के हेल्प से सॉल्व किया, देन वी गॉट द आंसर। अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखें। इन द अरेंजमेंट शोन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड ग्राउंड इज, सो हमें नॉर्मल फोर्स पूछा है इधर। करेक्ट, सो इधर हमारे पास ये तो टेंशन आ जाएगा, ये हमारा ग्रेविटेशनल आ जाएगा जितना 40 के इक्वल होगा, तो T इज इक्वल टू T प्लस एन इज इक्वल टू 40, एन का वैल्यू चाहिए तो 40 माइनस टी करना पड़ेगा। अभी टी का वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग ढूंढ सकते हैं, T इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 20 जितना। करेक्ट, तो n इज इक्वल टू 40 माइनस 20 आ जाएगा, तो हमें नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा इज इक्वल टू 20 न्यूटन। सो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास m एज शोन इन द फिगर इज पुल्ड बाय फोर्स 40 न्यूटन, द टेंशन इन द मिडल ऑफ द ब्लॉक इज। ये क्वेश्चन हम लोग ने ऊपर किया है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जिधर लेंथ के उस पे था, इधर भी वही चीज़ है। तो आई वांट कि आप एक बार खुद से कुछ सोचो एंड ये क्वेश्चन ट्राई करो एंड कमेंट करो इसका आंसर। नेक्स्ट, द फोर्स F
needed to keep the block at equilibrium in given figure is। कितना F फोर्स लगेगा। अभी हम लोग को ये चीज़ पता है ना कि एक स्ट्रिंग पे, ये पूरे स्ट्रिंग पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स रहेगा, करेक्ट। तो इधर F है तो इधर भी फोर्स F ही रहेगा, इधर F है इधर F है, तो इस स्ट्रिंग पे कितना हो जाएगा 2F जितना, इधर 2F एंड इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, तो क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं 2F इज इक्वल टू mg। तो F कितना आ जाएगा हमारा mg/2। सो दिस इज द आंसर, 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ मैन hold himself and plank in equilibrium with the help of 3 pulley plus string system. The tension in the rope is। So अभी है ना ये क्वेश्चन हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं। विल डू विथ 1 मेथड ओनली, जो बहुत ईजी है, जो समझना ईजी है ना, हम लोग उस क्वेश्चन को मतलब इतने सारे क्वेश्चन वही टाइप से कर रहे हैं। तो हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट का FBD बनाएंगे। फर्स्ट छोटे मास का कितना हो जाएगा, ऊपर ये देखो इधर टेंशन T लग रहा है, इधर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इस बिग मास प्लैंक के वजह से ऊपर नॉर्मल। तो हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस टी कर दो डायरेक्टली। फिर नेक्स्ट m मास का बिगर वाले, करेक्ट। अभी m मास पे इधर हम लोग देख पा रहे हैं T लग रहा है, इधर भी ये एक ही स्ट्रिंग है, इसके वजह से इधर T लगेगा फोर्स, करेक्ट। इधर T है इधर T है, तो इस स्ट्रिंग पे कितना फोर्स हो जाएगा 2T, इधर 2T है तो पूरे स्ट्रिंग पे 2T जितना ही रहता है, ये चीज़ पता है, 2T एंड 2T, तो इधर टोटल 4T हो जाएगा। एक स्ट्रिंग पे सेम टेंशन रहता है तो इधर 4T एंड 40 इधर 8T हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं ये m मास पे कितना, एक तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स बिकॉज ऑफ द छोटा मास, एंड इधर देख पा रहे T, ये T प्लस 2T प्लस 4T, 7T जितना टेंशन लग रहा है, करेक्ट। इस मास पे देखो T 2T प्लस 4T, करेक्ट। ये चीज़ समझा। देन हम लोग इसको इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7T इज इक्वल टू n प्लस mg। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7T माइनस mg। सो अभी n को दोनों का नॉर्मल तो सेम रहेगा, उसको इक्वेट कर देते हैं, mg माइनस टी इज इक्वल टू 7T माइनस mg। सो इसको m, ये कैपिटल M है, mg ये आ जाएगा प्लस कैपिटल mg, इधर 7T ये प्लस हो जाएगा प्लस t, तो हो जाएगा m 8T, करेक्ट। तो t आ जाएगा हमारा m प्लस mg/8, करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा कि हम लोग ने कैसे किया। जैसे हम लोग ने ऊपर जो क्वेश्चन किया था सेम है, बस इधर क्या ज़्यादा पुलिस लगा के दिया है, दैट्स इट। हम लोग को उस ऑब्जेक्ट पे कौन सा टेंशन कौन सा फोर्स लगता है, जस्ट दैट हम लोग को ऐसे बनाना है, जैसे बनाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो अभी हम लोग आते थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ एक टॉपिक पे। सो जब हमारा नॉर्मल स्ट्रिंग की जगह पे स्प्रिंग होगा तो हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। लाइक अभी ये जो स्प्रिंग होगा ना, हम लोग को क्वेश्चन में दिया होगा कि ये आइडियल स्प्रिंग ही है। आइडियल स्प्रिंग मतलब उसका मास नहीं है, एंड जो पूरा जितना भी हमारा मास जो कनेक्टेड है उससे ऊपर जिधर क्लैंप हुआ है उधर तक जो टेंशन रहेगा वो सेम रहेगा। लाइक ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे नॉर्मल स्ट्रिंग में हमारा जो टेंशन है वो पूरे स्ट्रिंग में सेम रहता है, करेक्ट। वैसे स्प्रिंग के लिए भी वैसा ही हो जाएगा, बट इधर जो टेंशन होगा ना वो इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स होगा, एंड स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू mg हम लोग जैसे इक्वेट करते फोर्सेस को। एंड अभी हम लोग ने स्प्रिंग फोर्स का तो फॉर्मूला भी पढ़ा है -kx, करेक्ट। तो अभी तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बट फिर भी ये याद रखना है। सो इसका मोस्टली क्वेश्चंस क्या आएगा इस चैप्टर में कि लाइक हमारा पूरे के लिए ये स्प्रिंग है एंड किधर का भी टेंशन पूछेंगे वो इक्वल रहेगा हमेशा mg के, बिकॉज ये उसको बैलेंस कर रहा है, करेक्ट। ये टेंशन एंड ये, तो इधर का पूरा टेंशन विल बी इक्वल, जो कि इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। सो अभी है ना ये थोड़ा क्वेश्चंस के थ्रू समझना इज ज़्यादा बेटर देन ये पूरा थियोरी क्वेश्चन ही समझते, तो दैट आपको अच्छे से समझे। एज शोन इन द फिगर, 2 equal masses each of 2 kg are suspended from a spring balance. The reading of the spring balance will be। अभी दोनों का मास इज 2 kg, इसका मतलब पूरा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम,
करेक्ट। अगर एक मास ज़्यादा रहता देन वो इस साइड फॉल होता रहता या इस साइड फॉल होता रहता, करेक्ट। बट दोनों का मास इक्वल है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में एंड उनका पूरा स्ट्रिंग सेम है, करेक्ट। तो जो स्प्रिंग बैलेंस में मास डिटेक्ट होगा वो इक्वल टू 2 kg ही होगा, बिकॉज अभी ये कैसे, अभी इधर का जो टेंशन है वो T है, करेक्ट। पूरा स्ट्रिंग में T टेंशन ही रहेगा, करेक्ट। तो T टेंशन है तो जो स्प्रिंग में भी T टेंशन जितना ही जाएगा एंड मास हम लोग को 2 kg जितना ही डिटेक्ट होगा, करेक्ट। सो बी इज द करेक्ट। अभी इसमें बहुत जन को कन्फ्यूजन ये होता है कि स्प्रिंग बैलेंस में ये 2 kg एंड ये 2 kg के वजह से 4 kg जितना हमें दिखेगा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज पूरे स्ट्रिंग में सेम टेंशन है एंड उस टेंशन, वो टेंशन कितना है 2 kg के ऑब्जेक्ट के वजह से ही आ रहा है, करेक्ट। तो स्प्रिंग बैलेंस में हमें जो रीडिंग दिखेगा वो 2 kg जितना ही होगा। नेक्स्ट, a block of mass 4 kg is suspended through two light spring balances A and B, then A and B will read respectively। अब भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन किया कि पूरे में टेंशन सेम रहेगा, टेंशन सेम होने के वजह से जो मास होगा वो स्प्रिंग बैलेंस जो डिटेक्ट करेगा वो इक्वल टू जितना हमारा ऑब्जेक्ट का मास होगा नीचे। तो A स्प्रिंग बैलेंस एंड B स्प्रिंग बैलेंस दोनों में 4 kg जितना ही डिटेक्ट होगा, सो 4 kg एंड 4 kg, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, a body of mass 5 kg is suspended by a spring balance on an inclined force as shown in the figure. The spring balance measure, तो ये spring balance एंड इधर हमारा mg, इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास इधर होगा mg साइन थीटा, इधर mg कॉस थीटा। हमें क्या पूछा है स्प्रिंग बैलेंस का मेजर, ये 30 डिग्री, तो fs इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं mg साइन 30 डिग्री लिख सकते। तो हमारा स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग बैलेंस पे क्या मेजर आ जाएगा, m कितना है 5, g 10, साइन 30 इज हाफ, तो विल गेट 25 न्यूटन, करेक्ट। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी इजी, बहुत इजी है, बस हम लोग को जो नॉर्मल फोर्स है उसको स्प्रिंग फोर्स करके बुलाना है, वरना पूरा क्वेश्चन जैसे हम लोग नॉर्मली एक स्ट्रिंग के लिए करते हैं वैसे ही करना है। नेक्स्ट, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो। A block of mass 2 kg is connected with a spring having spring constant 200 न्यूटन। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, ये हमारा स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है, इसमें ये जो k है ना वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जिसका हमें ये दे के रखा है। हेल्ड इन अ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू वर्टिकल वॉल्स A and B as shown in the figure। इफ कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज 4 सेंटीमीटर, मतलब कंप्रेशन मतलब जो x है ये हम लोग कंप्रेस करेंगे ना, वो x जितना लेंथ हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं वो x से हम लोग डिनोट करते, तो कितना है 4 सेंटीमीटर। हम लोग के पास जो टर्म्स है वो मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते, तो क्या हो जाएगा 4 × 10⁻² मीटर। एंड ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ, देन द नॉर्मल रिएक्शन बाय द ब्लॉक ऑन द वॉल विल बी, बाय द ब्लॉक ऑन द वॉल विल बी, मतलब इधर जो नॉर्मल रिएक्शन, इधर कितना नॉर्मल रिएक्शन है पूछ रहे, करेक्ट। सो हम लोग बोल सकते हैं इसके स्प्रिंग फोर्स के इक्वली इधर नॉर्मल फोर्स होगा, बोल सकते हैं ये चीज़। तो हमारा नॉर्मल इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स कितना है kx, n इज इक्वल टू k कितना है 200 × 4 × 10⁻², तो कितना हो जाएगा 8 न्यूटन इज अवर नॉर्मल। सो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर, बहुत ईजी क्वेश्चन था, जस्ट हम लोग को ये समझना है कि नॉर्मल इधर हमारा स्प्रिंग फोर्स के इक्वल हो रहा है, क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं जाना है, स्प्रिंग फोर्स का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट्स इट। अभी हम लोग ने कवर कर लिया है जो जो इक्विलिब्रियम वाले केस में आता है क्वेश्चंस, लाइक जहाँ पे हमारा एफ नेट 0 है एंड पूरा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तभी हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन एंड आंसर लाना है। बट जब हमारा क्वेश्चन में हम लोग को बोला नहीं है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, देन हाउ वे विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो वो क्या हो जाता है, इफ बॉडी इज इन नॉट इक्विलिब्रियम देन एफ नेट 0 होगा, ए नेट 0 होगा। इसको हम लोग बेसिकली टॉपिक का नाम क्या हो जाता है, डायनामिक्स ऑफ अ बॉडी। ओके, सो अभी हम लोग समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे हमारे पास कुछ एफ नेट होगा, कुछ ए नेट होगा, तो क्या कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमको एक्सीलरेशन कैसे ढूंढेंगे वो देखेंगे। ओके, अभी हमें ये चीज़ तो पता है F इज इक्वल टू ma, करेक्ट, ये पता है F इज इक्वल टू ma। अभी इधर हम लोग देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन,
उसका मास इज 5 kg। तो हम लोग इसका एक्सेलरेशन ढूंढ सकते, बहुत इजीली ढूंढ सकते। क्या आ जाएगा हमारा एफ नेट बाय मास। तो एफ नेट कितना है 30/5 kg। तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जितना हमारा एक्सेलरेशन होगा। करेक्ट। वैसे ही जब हमारे पास दो अलग अलग एक्सिस में हमारे पास फोर्स लग रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे एफ फोर्स इन एक्स एक्सिस एंड देन फोर्स इन वाई एक्सिस। तो क्या हो जाएगा 40। ए इज इक्वल टू क्या हमारा, ए इज इक्वल टू आ जाता है एफ नेट इन एक्स एक्सिस बाय मास, एंड इधर आ जाएगा ए इज इक्वल टू एफ नेट इन वाई एक्सिस बाय मास। तो ए एक्स क्या आ जाएगा, एफ नेट इन एक्स एक्सिस कितना है 16 न्यूटन बाय मास 8, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। एंड ए वाई क्या हो जाएगा हमारा 40/8, तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हम लोग नॉर्मली कैसे लिखते हैं वेक्टर्स को, ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई। तो इसको लिखेंगे 2i कैप प्लस 5j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है तो बहुत ईजी है, 4 + 25 करेक्ट। तो √29 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट। तो अभी हम लोग को ऐसे क्वेश्चन में डिपेंड कर रहा है कि क्या पूछ रहे। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एक्सेलरेशन कैसे निकालना है पता है। अभी ऐसे क्वेश्चंस में इसको ऐड करके वगैरह मत करना, वेक्टर है फोर्स ये याद रखना है एंड क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, वैसे ही और एक टाइप का क्वेश्चन करते ये, तो इसमें हमें एक्सेलरेशन ढूंढना है फिर से। तो बट इधर हम लोग को चारों साइड्स में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। करेक्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट को फिर से रीड्रॉ करेंगे 6 kg। करेक्ट। अभी इधर 96 न्यूटन लग रहा है, इधर 48 न्यूटन लग रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है 96 आई कैप माइनस 48 आई कैप। तो डायरेक्टली हम लोग आंसर ला सकते हैं ना, फोर्स इन एक्स एक्सिस का ला सकते हैं। कितना हो जाएगा 48 आई कैप। तो बना दो इधर 48 न्यूटन। वैसे ही फोर्स इन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा 50 जे कैप माइनस 20 जे कैप। करेक्ट। डायरेक्शंस भी लिखते हैं वेक्टर में, तो क्या हो जाएगा 30 जे कैप। तो हमारा एफ वाई क्या हो जाएगा 30 जे कैप, 30 न्यूटन। सो देन अभी हम लोग ने ऊपर कैसे निकाला एक्सीलरेशन, वैसे निकालना है। एक्सीलरेशन इन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 48/6 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एक्सीलरेशन इन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा 30/6 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम लोग आगे जैसे वेक्टर्स में करते वैसे कर सकते हैं इधर भी। करेक्ट। तो अभी ये हम लोग ने बेसिकली क्या किया, हम लोग ने कुछ फोर्स रहेगा और मास के हेल्प से हम लोग एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं उस सिस्टम का। करेक्ट। अभी हम लोग बात करेंगे कनेक्टेड बॉडी मोशन में। सो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग को नॉर्मली क्या पूछते हैं, एक्सीलरेशन ढूंढने बोलते हैं ए एंड बी का, या टोटल टेंशन जो स्ट्रिंग में है वो पूछते हैं। तो अभी मुझे बताओ, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है उसका मतलब उस पर कुछ एफ नेट लग रहा है। करेक्ट। एफ नेट लग रहा है मतलब उसमें कुछ एक्सीलरेशन होगा। तो फर्स्ट एक्सीलरेशन कैसे ढूंढते हैं, ऐसे चीज़ों का हमेशा क्या करना है, हमारे पास कुछ सिस्टम है जो नॉन इक्विलिब्रियम में है एंड उसका कुछ फोर्स लग रहा है, तो क्या करना है, इस ए नेट ढूंढना है। कैसे, एफ नेट बाय टोटल मास। सो विल गेट द एक्सेलरेशन कि वो पूरा सिस्टम कौन सा एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, या जो भी जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा। करेक्ट। सो एफ नेट कितना है 30 एंड टोटल मास 2 + 3 = 5, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में। करेक्ट। सो अभी हमें ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन कितना है ए एंड बी का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही। सो अभी हम लोग टेंशन कैसे ढूंढेंगे, इट्स वेरी इजी। देखो एफ इधर अभी हम लोग 3 kg का एफ बी डी बनाते हैं, इधर टेंशन लग रहा है ना टी, सो 3 kg का एफ बी डी आ जाएगा ऐसा। इधर एफ फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन जितना, इधर इसका टेंशन टी है एंड इस साइड हमारा एक्सीलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। करेक्ट। तो अभी इन चीज़ों में हम लोग क्या करेंगे, इस जिस साइड हमारा एक्सीलरेशन रहेगा ना, लाइक अभी इस साइड है एक्सीलरेशन, तो एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम ए कर देंगे। एम ए मतलब फोर्स जितना। करेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का कितना फोर्स लग रहा है एंड उसके वजह से उस स्ट्रिंग पे कितना टेंशन क्रिएट हो रहा है, उससे ये इस इक्वेशन से वो समझ रहा है हम लोग को। करेक्ट। तो अभी हमारे पास एफ का वैल्यू है 30 माइनस टी इज इक्वल टू एम कितना है 3
इंटू एक्सेलरेशन कितना है 6, तो 3 इंटू 6 इज 18। तो हम लोग डायरेक्टली 30 माइनस 18 इज इक्वल टू टी कर देंगे, तो विल गेट द आंसर फॉर टी। तो टी कितना आ जाएगा 12 न्यूटन। करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये हम लोग ने कैसे किया ये सबको समझा है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो अच्छे से कि हम लोग ने ऐसे क्यों किया। फर्स्ट तो हम लोग ने समझा कि जब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, मतलब उस पर कुछ एफ नेट लग रहा है, ए नेट होगा, तो नॉर्मली हम लोग एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, फोर्स बाय मास करके। करेक्ट। फिर जब सिंगल बॉडी ना होके हमारे पास कुछ कनेक्टेड होगा, स्ट्रिंग्स में होगा, तो कैसे निकालना है, तो बहुत ईजी है निकालना। लाइक हमें फर्स्ट तो पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। करेक्ट। एक बार हम लोग ने पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन निकाल दिया, उतना ही ए का एक्सीलरेशन रहेगा, उतना ही बी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन रहेगा। करेक्ट। तो जब हम लोग ने एक्सीलरेशन निकाला, कुछ फोर्स है एंड देन हम लोग को टर्म पूछा इस टेंशन, तो इधर टेंशन क्या है, इधर है, तो हम लोग ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को ले लिया, इसका एफबीडी बनाया। इसका एफबीडी बनाया तो हमें इधर मिल गया 30 न्यूटन। करेक्ट। और इधर हमारा टेंशन एंड इधर हमारा एक्सीलरेशन लग रहा है। सही। सो देन हम लोग ने जिस साइड एक्सीलरेशन रहेगा उसको लिखना है माइनस दूसरा साइड। अभी ऐसा क्यों, जिस साइड एक्सीलरेशन है मतलब जिस साइड मोशन हो रहा है। करेक्ट। एंड मोशन उसी साइड होगा जिधर हमारा फोर्स ज्यादा है, जिधर एक्सीलरेट हो रहा है सिस्टम। करेक्ट। तो इसके वजह से जिस साइड एक्सीलरेशन रहेगा वो वाला टर्म पहले आएगा, माइनस उसका ऑपोजिट टर्म इज इक्वल टू एम ए कर देना है। मास इंटू जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग ने जिसका एफबीडी बनाया उसका मास इंटू जितना एक्सीलरेशन है वो कर दिया, तो विल गेट द जो भी मिसिंग टर्म है। अभी हम लोग ये चीज भी प्रूव कर सकते हैं कि हम लोग इधर देखो, जैसे ये 2 kg है, 2 kg पे कुछ फोर्स, ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, बेसिकली इस पे कुछ फोर्स नहीं लग रहा है। करेक्ट। तो 2 kg वाले पे एक तो हमारा इधर टेंशन लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है, एंड इधर इस साइड एक्सीलरेशन है, तो हम लोग इधर लिख सकते हैं ना, टेंशन इज इक्वल टू डायरेक्ट एक्सीलरेशन कर देंगे। करेक्ट। तो क्या एक्सीलरेशन इन सेंस मास इंटू एक्सीलरेशन कर सकते हैं, तो हमारा इधर टेंशन आएगा, मास क्या है 2 एंड एक्सीलरेशन क्या है 6, तो 12 न्यूटन। तो इधर भी हमारा टेंशन 12 न्यूटन आया, इधर भी 12 न्यूटन आया, मतलब समझा ना आपको कि सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। मतलब हम लोग इस वे से भी उसका टेंशन निकाल सकते हैं, इस वे से भी उसका टेंशन निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। टेंशन तो दोनों का सेम ही आएगा ना, एक ही स्ट्रिंग है तो उनमें उसमें टेंशन सेम ही रहेगा। सो आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो चीज़ों को बहुत अच्छे से। क्या करना है हमेशा, जब हमारे पास अभी इधर हमारे पास एक ही टेंशन फोर्स है, दूसरा कोई फोर्स नहीं है, तो उसको इक्वल कर देना है हमारा m इंटू ए से। बट हमारे पास इधर 2 फोर्सेस लग रहा है। करेक्ट। तो हमेशा क्या करना है, जो बड़ा फोर्स है जिस साइड एक्सीलरेशन है माइनस ऑपोजिट साइड वाला फोर्स इज इक्वल टू एम ए कर देना है। तो अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन और देखेंगे तो और क्लियरिटी आता जाएगा। देखिए ये देखते, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टेड बिटवीन 4 kg एंड 6 kg। सो हम लोग को इनके बीच का जो टेंशन है वो ढूंढना है। सो अभी ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हमेशा हमें एक्सीलरेशन निकालना ही पड़ेगा, तो ए नेट इज इक्वल टू एफ नेट बाय टोटल मास। करेक्ट। अभी एफ नेट इधर से हम 120 लेंगे या हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो फोर्स लग रहा है वो भी लेंगे। करेक्ट। तो इधर हमारा 4 + 6 के वजह से क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 100 न्यूटन लगेगा। इसके वजह से लगेगा इस 40 न्यूटन एंड इसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 60 न्यूटन। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 120 माइनस 100। ऑपोजिट डायरेक्शंस में ये अपवर्ड्स एंड ये डाउनवर्ड्स है तो ये दोनों ऐड होके माइनस हो जाएगा। करेक्ट। एंड टोटल मास क्या है 10, सो क्या हो गया 20/10 इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट। हम लोग को एक्सीलरेशन मिल गया पूरे सिस्टम का, दैट इज ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अभी हम लोग इजीली टी निकाल सकते हैं। क्या करना है, फर्स्ट तो 4 kg में एक टी लग रहा है, एक mg लग रहा है, एक हमारा ऊपर फोर्स लग रहा है एंड हमारा एक्सीलरेशन लग रहा है। करेक्ट। तो कैसे लिखेंगे, एफ माइनस टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम ए। एफ का वैल्यू इज 120 माइनस टी माइनस ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस एम जी कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8। सो अभी सॉल्व किया तो हमारे पास 120 माइनस 40 कितना होता है 80 माइनस टी इज इक्वल टू 8।
तो अभी हम लोग 80, ये -8 इधर आ जाएगा एंड टी, सो टी इज 72 न्यूटन, करेक्ट। वैसे हम लोग इसका 6 kg का भी ढूंढ सकते हैं। 6 kg में 60 न्यूटन नीचे लग रहा है, ऊपर हमारा टेंशन लग रहा है एंड ऑफकोर्स हमारा एक्सेलरेशन। सो क्या हो जाएगा, टी -60 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 इज 12 ma, 6 इंटू 2, सो टी हमारा हो जाएगा फिर से 72 न्यूटन। इसका मतलब हमारा आंसर इज करेक्ट, बिकॉज दोनों तरफ से टेंशन तो सेम रहेगा, दोनों हम लोग ने सॉल्व किया तो वी गॉट द सेम टेंशन। इसका मतलब हम लोग ने जो प्रोसीजर से सॉल्व किया दैट इज करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हमेशा एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो क्या करना है, जितना भी फोर्सेस लग रहा है उन सबको एफ नेट में डालना है उनके डायरेक्शंस के साथ एंड देन बाय टोटल मास करना है एंड वील गेट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक बार मिला देन हम लोग अलग अलग जो फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे पर सिस्टम के एक मास पे लग रहा है वो इजीली ढूंढ सकते, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी एक बहुत कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत सारे पेपर्स वगैरह में आता है, दैट इज दिस वाला क्वेश्चन। 3 monkeys A, B and C with masses 10, 15 and 8 kg respectively are climbing up and down the rope suspended from D. इधर से एक रोप सस्पेंड किया गया है, करेक्ट। उस पे हमारे पास A, B, C 3 मंकी है, करेक्ट। अभी इसका वेट इज 10 kg, इसका इज 15 kg, इसका इज 8 kg, करेक्ट। एंड बोला एट द इंस्टेंट रिप्रेजेंटेड ए इज डिसेंडिंग द रोप विद द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ए डिसेंडिंग मतलब नीचे आ रहा है, तो बोल सकते गोइंग ए ऐसे, ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स का डायरेक्शन, करेक्ट। And C is pulling itself up with the acceleration of 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो C है वो A is equal to 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है एंड मंकी B is climbing up with a constant speed of 0.8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इधर जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, करेक्ट। तो कैलकुलेट द टेंशन T in the rope at D। इधर हमें कैलकुलेट करना है इसका टेंशन। अभी ये चीज़ हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो, ये क्वेश्चन में आगे देखते। अभी ये C के वजह से इधर कुछ T1 टेंशन लग रहा रहेगा, करेक्ट। ये B के वजह से इधर कुछ T2 टेंशन लग रहा रहेगा एंड इन तीनों के वजह से इधर कुछ T3 टेंशन लग रहा रहेगा जो एक्चुअल में हमें ढूंढना है, करेक्ट। अभी हम लोग एक एक मंकी का FBD निकालेंगे एंड उनका T1, T2, T3 वैसे निकालते जाते। तो फर्स्ट हमारा 8 kg वाला मंकी, इस पे हमारा T1 टेंशन लग रहा है, नीचे के साइड हमारा mg, करेक्ट, एंड इसका ma, ये देखो अपवर्ड्स था, ये लिखा है इधर एक्सेलरेशन पुलिंग इटसेल्फ अप। तो क्या हो जाएगा, T माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो ऐसे लिख सकते T इज इक्वल टू mg प्लस a। सो m कितना है 8, g प्लस 10 प्लस 1.5 इज 11.5 जो कि आ जाएगा 92 न्यूटन, करेक्ट। फिर हम लोग जाते हैं सेकेंड वाले पे। अभी सेकेंड वाला इज कांस्टेंट, इसका v कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो क्या हो जाएगा, हमारा T2 ऊपर लग रहा है, इधर से नीचे T1 लग रहा रहेगा, करेक्ट। इसका मास भी कुछ है, करेक्ट, बट इसमें एक्सेलरेशन नहीं है तो ये वाला पार्ट इधर नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस mg। तो T1 क्या है 92 प्लस mg कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 150। सो हमारा हो जाएगा 242 न्यूटन, करेक्ट। वैसे ही थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, थर्ड वाले में हम लोग देख पा रहे हैं नीचे T2 लगेगा इधर, करेक्ट, एंड ऊपर हमारा T3 लगेगा जो हमें फाइंड करना है एक्चुअल में। इधर हमारा mg एंड हमारा एक्सेलरेशन भी इस बार नीचे लग रहा है, करेक्ट। एक पेज ले लेते। सो क्या हो जाएगा T3 सॉरी इस बार एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स लग रहा है, मतलब T2 प्लस mg माइनस T3 इज इक्वल टू ma, करेक्ट। सो अभी हमारे पास T3 का वैल्यू तो है नहीं, तो क्या आ जाएगा mg माइनस ma इज इक्वल टू T3।
T2 कितना है 242, mg कितना है, इसका मास इज 10, 10 इंटू 100 हो जाएगा, 10 इंटू 10 इज 100 माइनस 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, सो 10 इंटू 2 इज 20 इज इक्वल टू T3, सो क्या आ जाएगा 242 प्लस 80 इज इक्वल टू T3, सो T3 का वैल्यू आ गया 322 न्यूटन। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर क्वेश्चन। अब मतलब आपको समझा ये क्वेश्चन कैसे, ये ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में, जेई में मेनली ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, सो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे करना है। इसमें बस हम लोग ने ऊपर जो एक एक के लिए किया, इधर 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए किया, इधर तो एक्सेलरेशन 0 था, तो हम लोग जैसे नॉर्मली सॉल्व करते थे वैसे ही किया। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अभी हम लोग आते हैं पुली सिस्टम वाले, मतलब पुली में रहेगा ना तो हम लोग को एक्सीलरेशन, टेंशन, ये सब चीज़ें पूछते हैं, तो तभी क्या करना है। ओके अभी हमारे पास पुली पे 2 मास है, एक है M1 एंड एक है M2। अगर दोनों मास, अभी अब खुद इमेजिन करो, एक मास बहुत ज़्यादा है दोनों पुली पे, तो वो गिर जाएगा, नीचे की साइड आएगा, करेक्ट। एंड जो दूसरा मास जो कम है मास में विथ रिस्पेक्ट टू अदर वाला, तो वो ऊपर चला जाता है, करेक्ट, ये चीज़ पता है। एंड अगर दोनों मास इक्वल है देन वो एक ही लाइन पे रहेंगे, ना कोई ऊपर जाएगा ना कोई नीचे आएगा, करेक्ट। तो अभी हमारे पास जो है कंडीशन इज दैट कि M1 है वो ज़्यादा है M2 से, सो हम लोग बोल सकते हैं क्या M1 ज़्यादा है, मतलब इधर कुछ एक्सीलरेशन लग रहा रहेगा जिसकी वजह से वो नीचे आएगा मास के वजह से। इधर हमारा एक तो ग्रेविटेशनल ये टेंशन, एंड बिकॉज ऑफ उसका मास ज़्यादा है तो उसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में रहेगा, करेक्ट। वैसे इसी चीज़ का इधर टेंशन होगा, इधर हमारा M2G होगा, बट ये जैसे जैसे नीचे आता जाएगा ये ऊपर जाएगा, मतलब इसका एक्सीलरेशन टुवर्ड्स अपवर्ड रहेगा, करेक्ट। तो दोनों का इक्वेशन लिखो, क्या आ जाएगा M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A, सेकेंड इज T माइनस M2G। सो ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन अभी हम लोग इसमें से कैंसल आउट कर सकते हैं, थोड़े चीज़ों को कर सकते, लाइक अभी इधर हम लोग देख पा रहे हैं कि माइनस, इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे ये दोनों इक्वेशन को, तो -T एंड +T कट हो जाएगा। सो क्या आ जाएगा M1G माइनस M2G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A, करेक्ट। सो इधर हम लोग ये लिख सकते हैं कि M1 माइनस M2G, एंड इधर आ जाएगा हमारा M1 प्लस M2 में A। सो A का वैल्यू हमारे पास आ गया M1 माइनस M2G बाय M1 प्लस M2, करेक्ट। ये चीज़ क्लियर है। अभी विद द हेल्प ऑफ एक्सीलरेशन हम लोग टेंशन निकाल सकते, कैसे आएगा टेंशन, देखो T इज इक्वल टू कोई भी एक इक्वेशन ले लो, T ये लो सेकेंड इक्वेशन M2G इज इक्वल टू M2A, A के जगह पे हम लोग ये वैल्यूज़ डाल देंगे, क्या है हमारे पास N1 माइनस M2 ब्रैकेट में G बाय M1 प्लस M2, करेक्ट। सो अब इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा T माइनस M2G इज इक्वल टू M2 M1 माइनस M2 M1 M2 ये G बाय M1 प्लस M2, करेक्ट। सो T आ जाएगा हमारे पास M2 M1G माइनस M2 M2G, एंड इधर M1 प्लस M2, इधर M1 प्लस M2 प्लस M2G, करेक्ट। सो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 M1 M2 G बाय M1 प्लस M2। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, बट हम लोग को डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद रखना है। ये समझा होगा सबको। इसमें हम लोग ने एक्सीलरेशन कैसे निकाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में एक्सीलरेशन एंड टेंशन ऐसे निकालना आना चाहिए, स्पेशली टेंशन, बिकॉज ये इतना सारा सॉल्व करते हम नहीं बैठ सकते, हम लोग को डायरेक्ट आंसर चाहिए, तो ऐसे कर सकते हो। या फिर अगर हम लोग को एक बार कुछ प्रॉपर एक्सीलरेशन वैल्यू मिल गया देन हम लोग डायरेक्टली इसमें इक्वेशन में डाल के भी टेंशन निकाल सकते हैं। सो
अभी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया बिकॉज हमारे पास ये बड़ा सा एक वैल्यू बन गया, उसको हम लोग ने यूज़ करके टेंशन निकाला, बट एक कांस्टेंट नंबर रहेगा देन इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट द टेंशन, करेक्ट। अभी नेक्स्ट वाला एक केस पढ़ते जिसमें फर्स्ट वाले में दोनों वेयर हैंगिंग, इसमें एक इज इन हॉरिजॉन्टल एंड एक हैंग कर रहा है। तो ऐसे केस में हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा एंड टेंशन क्या होगा ये देखना है। सो अभी हम लोग इधर देख पा रहे कि इसमें कुछ m2g रहेगा, इधर हमारा टेंशन रहेगा एंड इसके इधर एक्सीलरेशन रहेगा। ऑफकोर्स यही डायरेक्शन में रहेगा बिकॉज ये फॉलिंग टूवर्ड्स है तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स भी है तो उसका एक्सीलरेशन इस साइड रहेगा, करेक्ट। तो इधर हमारा टेंशन होगा एक तो एंड हमारा एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। हमारे इस डायरेक्शन में एक्चुअल में कुछ नहीं, अगर फ्रिक्शन अभी हम जब पढ़ेंगे फ्रिक्शन आ गया देन इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन आता है। सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट वाले को नीचे वाला m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a लिख सकते हैं। सेकेंड क्या है t इज इक्वल टू m1a लिख सकते हैं। अभी t का वैल्यू हम लोग लगाएंगे, t के जगह पे m1a लिख सकते, m2g माइनस m1a इज इक्वल टू m2a, करेक्ट। अभी विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग ढूंढेंगे एक्सेलरेशन, कैसे आ जाएगा m2g इधर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 बाई a एंड a इज इक्वल टू m2g। अभी आई विल गिव यू वन अच्छा वाला ऐसा कंक्लूजन, लाइक हम लोग ने स्टार्टिंग में जो 2-3 क्वेश्चन किया उसमें क्या किया था, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स बाय टोटल मास। इधर भी वही चीज़ हुआ है, देखो टोटल मास ये है, टोटल फोर्स इसके वजह से लग रहा है एंड मास हम दोनों का ले रहे। ऊपर वाले केस में भी अच्छे से देखो, एक हमारा एक्सीलरेशन डाउनवर्ड से एक अपवर्ड से, उसके वजह से जो हमारा टोटल फोर्स है वो सब्ट्रैक्टिव होता, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर सब्ट्रैक्टिव होता, m1g माइनस m2g होता, ये हमारा नेट फोर्स हुआ बाय टोटल मास m1 प्लस m2। तो आप इधर क्लियर क्लिक कर सकते हो, हम लोग डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ, अगर आपको फोर्सेस पता है उनका डायरेक्शन पता है देन आप डायरेक्टली टोटल नेट फोर्स बाय टोटल मास करके इजीली नेट एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। अगर वो चीज़ नहीं समझ रहा है आपको, डायरेक्शन वगैरह में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, देन हर केसेस में जो ये अलग से फॉर्मूला आ रहा है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी फर्स्ट केस में इधर हमारा m1, इसके पास कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो इधर हमारा m1g है वो 0 हो जाएगा। देन हम लोग को जो एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल रहा है वो इक्वल टू दिस, इसके एक्सेलरेशन का वैल्यू जितना है, करेक्ट। तो ये फर्स्ट वाले में हम लोग दूसरा सब चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। सो अभी और एक पढ़ेंगे एंड देन फिर से उसको कनेक्ट करने का कोशिश करते। अभी इसमें टेंशन कैसे ढूंढेंगे, बहुत ईजी है, t इज इक्वल टू m1a, तो m1 इंटू m1 m2g बाय m1 प्लस m2, करेक्ट, वी गॉट द टेंशन। अभी नेक्स्ट ये फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम में एक्सीलरेशन कैसे ढूंढेंगे, इसमें हम लोग है ना वही यूज़ करते हैं हमारा वाला मेथड, a नेट f नेट बाय टोटल मास चलेगा, बिकॉज ऊपर हम दोनों केसेस में पढ़ा, हम लोग ने इतना फॉर्मूला से किया, बट सिंपली जो लास्ट आंसर आया वो इससे भी आ सकता था इजीली। सो ए नेट एफ नेट इधर क्या है हमारा, एक तो ये 5 इंटू 10 50 एंड इधर हमारा एफ नेट जो आएगा वो इधर 50 के वजह से आ रहा है, इधर टेंशन लग रहा है, मतलब ये मास ज़्यादा है, मतलब इधर एक्सीलरेशन डाउनवर्ड्स रहेगा, इधर m2 इंटू 20 एंड एक्सीलरेशन इधर अपवर्ड्स डायरेक्शन में रहेगा बिकॉज ये वाला मास कम है 50 से, सो ये वाला मास ज़्यादा खींचेगा, इसके वजह से इधर एक्सीलरेशन रहेगा। तो हम लोग 50 माइनस 20 लिख सकते, इधर लिख सकते बिकॉज दोनों का एक्सीलरेशन इज इन डिफरेंट डायरेक्शन, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन डिफरेंट डायरेक्शन, करेक्ट। तो उसके वजह से जो हमारा एफ नेट है वो 50 माइनस 20 हो गया बाय टोटल मास, तो 2 प्लस 5 एंड ये 3 kg भी आ जाएगा, जस्ट बिकॉज 3 kg के पास कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है बट वो पूरे सिस्टम में है, उसके वजह से भी कुछ एक्सीलरेशन पे एक्सीलरेशन में कुछ चेंज आ सकता है, इसके वजह से हमारा एफ नेट जितना है भाई पूरे सिस्टम में जितना भी मास है उसको टोटल मास में लिखना है, तो क्या आ जाएगा 30 बाय 10। सो वी गॉट द एक्सीलरेशन एज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, बहुत ईजी है। अब ये नेक्स्ट केस देखते हैं।
इसमें हमें एक्सेलरेशन ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? इधर हमारा t आ जाएगा m2g, करेक्ट, एंड हमारा इधर एक्सीलरेशन लग रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, सो इधर हमारा आ जाएगा t फिर से, एंड इधर हमारा जो एक्सीलरेशन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, करेक्ट। इधर हमारा mg होता है, दिस इज आर mg साइन थीटा, सही। सो हम लोग इसमें पहले जो a है उसको नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स बाय टोटल मास करेंगे। तो इधर हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि नेट फोर्स क्या क्या होगा, एक तो mg साइन थीटा और दूसरा इज m2g। इन दोनों के वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, दूसरा कोई फोर्स तो है नहीं इधर, मतलब दूसरा जो फोर्सेस है उनके वजह से कुछ एफ नेट पे नहीं आ रहा, ये दोनों फोर्स के वजह से ही एफ नेट आएगा। सो हमारा क्या हो जाएगा m2g ये डायरेक्शन में माइनस ये अपवर्ड्स डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम लिख देंगे mg m1g साइन थीटा डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास क्या है? m1 प्लस m2, करेक्ट। सो इट्स वेरी इजी। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। आपको हमेशा यही करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। एंड हाँ, अभी बहुत जन को डाउट आएगा कि इधर नॉर्मल फोर्स वगैरह हम लोग क्यों नहीं ले रहे। सो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा उसी डायरेक्शन का हम लोग एफ नेट लेते हैं, मतलब एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इन एक्सीलरेशन के वजह से जो फोर्सेस क्रिएट हो रहा है वही हम लोग लेते हैं इन नेट फोर्स। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर एंड दिस इज़ होमवर्क। सेम है, बस इसे दो एंगल्स में करना है। तो समझो m1 के इधर ये एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, इधर डिक्रीज हो रहा है, ये मतलब नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो अभी आप खुद से ये वाला कर सकते हो, दिस इज़ अ होमवर्क। सो अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे इस पर बहुत अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस आता है, सो प्लीज़ ध्यान से करना। सो ये क्वेश्चन देखते हैं। इन द अरेंजमेंट शोन द मास m विल असेंड विथ एन एक्सेलरेशन, पुली एंड रोप आर मासलेस। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा इस अरेंजमेंट के लिए? सो अभी हम लोग इधर देख पा रहे हैं कि हमारा इधर एफ इज क्या 3/2 mg, करेक्ट। एंड इसका कुछ इसमें ये स्ट्रिंग का फोर्स इतना ही रहेगा जितना इधर है, करेक्ट। तो इधर हम लोग एफ के इक्वल बोल सकते हैं, ये होगा mg, करेक्ट। एंड इस साइड फोर्स है, मतलब इधर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, लिख सकते हैं ये चीज। एम जी का क्या है वैल्यू 3/2 mg माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। सो ये क्या आ जाएगा mg/2 आ जाएगा, करेक्ट। सो इज इक्वल टू एम ए, इधर m कट, तो a का वैल्यू क्या आ गया g/2। सो b इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ये फोर्स पूरे स्ट्रिंग में सेम रहता है, ये चीज़ हमको पता है। ये स्ट्रिंग का फोर्स हमें मिल गया, ये mg मिल गया। एंड अगर फोर्स इस डायरेक्शन में, मतलब एक्सीलरेशन इस साइड वाले के लिए इधर है, सो इधर एक्सीलरेशन इस साइड अपवर्ड्स रहेगा, करेक्ट। ये चीज़ हमें पता है। सो नेक्स्ट, द ब्लॉक ऑफ मासेस m1 इज इक्वल टू 4 kg। ये डायग्राम क्लियर, ये 4 kg का है। m2 is 2 kg, this is 2 kg and m3 is 4 kg are connected with ideal strings passing over a smooth massless pulley as shown in the figure. The acceleration of the blocks will be. So हम लोग ने ऐसे टाइप वाले के लिए एक्सीलरेशन कैसे ढूंढना है पता है। ये क्या था हमारा फॉर्मूला m, ये अभी ये मासलेस स्ट्रिंग है, तो हम लोग इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं क्या, इधर 4 एंड इधर डायरेक्टली 6 बना सकते हैं, चलेगा ये चीज़, चलेगा। तो हम लोग m1g माइनस m2g करते थे बाय m1 प्लस m2, करेक्ट। तो m1 कितना है 6 × 10 माइनस 4 × 10 डिवाइड बाय 10, तो 60 माइनस 40 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा 20/10 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड बिटवीन ब्लॉक्स इज। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो टेंशन है, मतलब जो स्ट्रिंग है उसमें कितना टेंशन होगा, हम लोग बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट हम लोग को एक्सीलरेशन ढूंढना पड़ेगा पूरे सिस्टम का,
क्या आ जाएगा, ए नेट इज इक्वल टू एफ नेट बाय मास। एफ नेट क्या है 20 माइनस 10 बिकॉज दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में है, डिवाइड बाय 6 kgs। तो क्या आ जाएगा 10/6, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट। अभी विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग टेंशन बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। अगर समझो 5/3 मतलब इस साइड ज़्यादा फोर्स है, मतलब हमारा एक्सीलरेशन ये डायरेक्शन में रहेगा एंड हमें टेंशन ढूंढना है, तो ऐसे ढूंढ सकते। तो क्या आ जाएगा एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। एफ कितना है 20 माइनस टी इज इक्वल टू एम कितना है 4 इंटू 5/3 20/3। सो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 20/3 इज इक्वल टू टी। तो हमें टी मिल जाता है 60 माइनस 20/3 इक्वल टू टी। तो टी इज इक्वल टू 40/3। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने ऊपर भी किया है, जस्ट वहाँ पे एक साइड फोर्स था, इधर दूसरी साइड भी है। हम लोग को नेट फोर्स बाय टोटल मास करना है, विल गेट द नेट एक्सिलरेशन एंड डायरेक्शंस प्रॉपरली लो, वरना रॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो 3 equal weights of mass 2 kg each are hanging on a string passing over a fixed frictionless pulley. The tension in the string AB is, मतलब इधर जो AB स्ट्रिंग है ना वो अलग है, जो ऊपर वाला स्ट्रिंग है वो अलग है। तो इस AB स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा ये पूछा है हमें। करेक्ट। फर्स्ट तो हमें एक्सिलरेशन निकालना पड़ेगा, सही। देन वी कैन इजीली फाइंड द टेंशन बिटवीन दिस स्ट्रिंग। करेक्ट, ढूंढ सकते। सो टेंशन कैसे आ जाएगा इधर, फर्स्ट तो एक्सिलरेशन कैसे आ जाएगा। एक्सिलरेशन के लिए हम लोग इस डायग्राम को ऐसे मान सकते हैं, इधर कुछ फोर्स लग रहा है एंड इधर कुछ फोर्स लग रहा है 4 एंड इधर 2 के वजह से। तो डायरेक्टली m1g माइनस m2g बाय m1 प्लस m2 कर सकते, सो दैट वी गेट द होल सिस्टम का एक्सिलरेशन। तो क्या आ जाएगा 40 माइनस 26, तो आ जाएगा 20/6। करेक्ट। इसको हम लोग लिख सकते 10/3। करेक्ट। एक्सिलरेशन मिल गया। अभी ये हमारा एक्सिलरेशन इस डायरेक्शन में रहेगा बिकॉज इस साइड ज़्यादा वेट है तो वो नीचे गिरता रहेगा। हमारा एक्सिलरेशन इधर हमारा mg एंड इधर हमारा टेंशन। सो आ जाएगा mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। mg कितना है 2 इंटू 20 माइनस टी इज इक्वल टू ma कितना है 2 इंटू 20/3। करेक्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 20 माइनस 20/3 इज इक्वल टू टी। तो टी आ जाएगा हमारा कुछ 60 40/3। अभी 39/3 इज 13, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली, इधर हमें कुछ ऑप्शन फ्रैक्शन में नहीं, इसलिए हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 40/3 13 जितना आ जाएगा ऐसा बोल सकते। तो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो। Same string is attached with 2 kg, 3 kg and 1 kg blocks in different cases as shown in the figure. If x1, x2 and x3 be the extensions in the spring in these 3 cases, then हम लोग को इसमें क्या ढूंढना है, इस किसका स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा रहेगा। जिसका स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा रहेगा ऑफकोर्स उसमें जो एक्सटेंशन होगा वो ज़्यादा रहेगा, बोल सकते हैं ये चीज़। करेक्ट। सो हम लोग स्प्रिंग फोर्स ढूंढेंगे, लाइक टेंशन ही ढूंढना है नॉर्मली, बस इसको अभी इधर नाम दे देंगे स्प्रिंग फोर्स का। सो ये कैसे ढूंढ सकते हैं, फर्स्ट तो हमें एक्सिलरेशन ढूंढना पड़ेगा। करेक्ट। अभी इधर तो दोनों का मास इज सेम, तो एक्सिलरेशन इधर तो 0 ही आने वाला है। करेक्ट। इधर एक्सिलरेशन 0 आ रहा है, मतलब इधर जो टेंशन होगा वो इक्वल टू mg होगा, तो t इज इक्वल टू 20 टी, या बोल सकते स्प्रिंग फोर्स। करेक्ट। वैसे ही सेकेंड केस में हम लोग देख रहे दोनों अलग अलग है, मतलब इधर कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो कैसे ढूंढेंगे m1g माइनस m2g मतलब 30 माइनस 20/5, तो क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड इस साइड मास ज़्यादा है, मतलब इधर रहेगा हमारा एक्सेलरेशन एंड इधर हमारा लग रहा है टेंशन, दैट इज टेंशन इधर हम लोग ने लिया है स्प्रिंग फोर्स। करेक्ट। सो हम लोग लिख सकते हैं टेंशन mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma। mg क्या है 30 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6, सो विल गेट इधर आ जाएगा तो 30 माइनस 6 इज इक्वल टू t, तो t आ जाएगा हमारा 24 t2, ये t1 है। एंड थर्ड केस के लिए फिर से देखते हैं। थर्ड केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि इस साइड का मास इज ज़्यादा। करेक्ट।
तो 20 माइनस 10/3, 10/3 आ जाएगा कुछ। तो 10/3 हमारा एक्सीलरेशन इस साइड होगा, इधर ये अपवर्ड्स डायरेक्शन में होगा। 20 माइनस 10/3 आ जाएगा, 10/3 एक्सीलरेशन इधर होगा, इधर अपवर्ड्स होगा। इधर हमारा स्प्रिंग फोर्स एंड इधर हमारा mg, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा, T माइनस mg इज इक्वल टू ma। सो T हमें ढूंढना है, ma प्लस mg कर सकते। m कितना है 1, करेक्ट। a कितना है हमारे पास 10/3 प्लस 10, तो क्या हो जाएगा ये 30 प्लस 40/3, करेक्ट। ऑलमोस्ट 13 के इक्वल, करेक्ट बोल सकते हैं ये चीज़। तो अभी मुझे बताओ किस में स्प्रिंग फोर्स सबसे ज़्यादा है, मतलब टेंशन किस में सबसे ज़्यादा है। ये T2 वाले में, ये T3 ले लेते चलो, देन T1 में एंड देन T3 में। सो एक्सटेंशन किस में ज़्यादा होगा, X2 में, X1 में एंड X3 में। बिकॉज जो हमारा टेंशन है स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, KX, तो जिसमें K तो कांस्टेंट होता है, X जो है एक्सटेंशन, वो जितना ज़्यादा टेंशन होगा उतना ज़्यादा एक्सटेंशन होगा, करेक्ट। तो हम लोग को मिल गया हमारा आंसर X2, X1, X3, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस फॉर द फिगर शोन। हम लोग ने ऊपर है ना सेम टाइप का क्वेश्चन किया था, बस वहाँ पे क्या डिफरेंस था, दोनों जो मास था वो इक्वल था। दोनों मास इक्वल होने के वजह से वो जो स्प्रिंग का जो मास आया था, बैलेंस आया था, वो उतना ही आया था, वेट उतना ही दिखाया था, करेक्ट। बट इधर दोनों का मास डिफरेंस होने के वजह से कुछ एक्सीलरेशन आएगा। एक्सीलरेशन आने के वजह से स्प्रिंग बैलेंस पे जो रीडिंग आएगा वो थोड़ा अलग आएगा, ना कि जो नंबर्स है वो डायरेक्टली आ जाएंगे, करेक्ट। सो इसका एक्सीलरेशन कैसे, इधर हमारा लग रहा है 60 एंड इधर हमारा लग रहा है 40, करेक्ट। तो हम लोग कर सकते हैं 60 माइनस 40 जैसे नॉर्मली करते, इधर स्प्रिंग नहीं है ऐसा मानो तो वैसे ही केस है, बिकॉज ये आइडियल स्प्रिंग है, करेक्ट। तो हमारा मास इज 10, तो A कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। एंड इस डायरेक्शन में हमारा ये रहेगा A रहेगा, इधर ये डायरेक्शन में रहेगा A। सो अभी हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस टेंशन ढूंढेंगे इधर, जो कि इक्वल होगा रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस में। जितना टेंशन इधर रहता है ना, पूरे इसमें सेम टेंशन रहता है, पूरे स्प्रिंग बैलेंस में भी उतना ही टेंशन शो होता है। सो टेंशन आ जाएगा 60 माइनस m इंटू A, 6 इंटू 2 इज 12 इज इक्वल टू T। तो T हमारा आ गया 48 न्यूटन। अभी हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है मास, रीडिंग पूछा है स्प्रिंग बैलेंस का, और हम लोग ने ढूंढा इस टेंशन। सो टेंशन का फॉर्मूला इज डायरेक्टली T इज इक्वल टू mg, करेक्ट। तो हम लोग 48 इज इक्वल टू मास ढूंढेंगे इंटू 10, सो विल गेट द मास इज 4.8 kg, करेक्ट। सो D इज द करेक्ट ऑप्शन। जो इंटू 10 है वो ग्रेविटेशन के वजह से हम लोग को टेंशन आ रहा है, बस हम लोग को पूछा इज जस्ट मास, इसके वजह से T इज इक्वल टू mg किया ताकि हम लोग को सिर्फ मास का वैल्यू मिल सके। सो D इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 blocks of mass 2 kg and 4 kg accelerated with same acceleration by a force of 10 Newton as shown in the figure, then the spring force between the two blocks will be। जैसे हम लोग टेंशन ढूंढते हैं वैसे ही ढूंढना है। फर्स्ट एक्सीलरेशन ढूंढो, क्या आ जाएगा 10/6, तो आ जाएगा 5/3। एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में इज इक्वल टू 5/3, करेक्ट। अभी हम लोग को इधर का टेंशन ढूंढना है, मतलब स्प्रिंग फोर्स ढूंढना है, तो कैसे आ जाएगा F माइनस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू ma। ये 10 है, माइनस स्प्रिंग फोर्स ढूंढना है, m कितना है 4 इंटू 20/3 लिख सकते हैं, तो इसको इधर ला देंगे तो 10 माइनस 20/3 इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। सो क्या आ जाएगा 30 माइनस 20 10/3 इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। स्प्रिंग हो या स्ट्रिंग हो, दोनों में सेम टाइप ही चलता है, ज़्यादा कुछ ऐसा चेंज नहीं आता अभी के लिए, बट नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को स्प्रिंग फोर्स का वगैरह फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग समझेंगे ये क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो। इन द फिगर शोन द टेंशन इन स्ट्रिंग्स आर T1 एंड T2 फॉर फिगर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, एंड एक्सीलरेशन ऑफ मास m एंड A1 एंड A2 फॉर फिगर 1 and 2। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी हमारे पास जो फिगर 1 है उसमें आप देख सकते हो कि इधर F इज इक्वल टू 2mg एंड इधर हमारे पास 2m है।
बस इतना ही डिफरेंस है। और हम लोग को पूछा है कि इसका टेंशन एंड एक्सिलरेशन निकालो। तो फिगर 1 के लिए एंड 2 के लिए हम लोग पहले एक्सिलरेशन निकालते हैं। क्या आ जाएगा एक्सिलरेशन? नेट फोर्स बाय टोटल मास। सो फिगर 1 में नेट फोर्स कितना है 2 mg माइनस mg बाय टोटल मास कितना है सिर्फ m। फिर सेकेंड उसमें एक्सिलरेशन कितना a1 एंड a2 करेक्ट। इसमें इस 2 mg माइनस mg बाय 3m, बिकॉज इधर ये मास है इधर ये फोर्स है, इसलिए फोर्स माइनस ये डायरेक्शन हमारा ये साइड है, इसको हम लोग स्ट्रेट देखेंगे तो दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसकी वजह से इधर माइनस आता है। एंड ये फॉर्मूला भी हम लोग ने सीखा है ऊपर बाय टोटल मास। इसमें एक ही मास है इसलिए m। इसमें हमारा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स 2 mg माइनस इसका mg एंड टोटल मास इज 3m। समझा रहेगा सबको। a1 क्या आ जाएगा mg बाय m एंड a2 क्या आ गया रहेगा mg बाय 3m। सो mm कट। सो a1 आ गया g के इक्वल एंड a2 आ गया g से g बाय 3। अभी इसमें से कौन सा वैल्यू छोटा है? ऑफकोर्स a2 इज छोटा, a1 इज ग्रेटर देन a2 करेक्ट। अभी टेंशन कैसे ढूंढते हैं हम लोग? बहुत ईजी है करेक्ट। अभी ये चीज़ भी हम लोग देख सकते हैं कि जब हमारा एक्सिलरेशन ही ज़्यादा है तो टेंशन ऑफकोर्स टेंशन एक्सिलरेशन ज़्यादा है तो उस वाले पुली का टेंशन भी ज़्यादा होगा। देखते ये चीज़ करके देखते हैं। mg लगेगा, इधर टेंशन होगा, इधर भी हमारा टेंशन होगा एंड इस साइड हमारा एक्सिलरेशन लगेगा, इधर mg लगेगा करेक्ट। तो लिखते हैं t माइनस mg इज इक्वल टू mg। तो आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 mg, बिकॉज a आता है ना, a का तो हमारे पास वैल्यू इज डायरेक्टली g करेक्ट। ये t1 t2 क्या आ जाएगा t2 माइनस mg इज इक्वल टू mg बाय 3 करेक्ट। तो t2 का वैल्यू आ जाएगा प्लस उधर mg बाय 3 प्लस mg आ जाएगा, तो 3 mg इधर जाएगा तो 4 mg बाय 3 आ जाएगा। तो 4 बाय 3 कितना होता है? 1.25 समथिंग होता है और इधर 2 mg है, मतलब ऑफकोर्स t1 ग्रेटर है t2 से करेक्ट। तो ये ऑप्शन चेक करो, a1 इज ग्रेटर देन a2 एंड t1 इज ग्रेटर देन a2। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये और एक अच्छा क्वेश्चन। अ फायरमैन क्लाइम्स अप अ वर्टिकली हैंगिंग लाइट रोप, ब्रेकिंग टेंशन इन द रोप इज 4 times ऑफ द वेट ऑफ द मैन। अभी कुछ रोप है, उसका जो टेंशन है वो मैन जो चढ़ रहा है ना उसका अगर वेट इज mg तो उसका टेंशन 4 mg जितना है। द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सिलरेशन ऑफ द फायरमैन इज, ये ऊपर चढ़ रहा है, ये चीज़ हम लोग को ऊपर ही समझ रहा है, क्लाइम्स अप मतलब एक्सिलरेशन अपवर्ड्स डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग नॉर्मली लिखते हैं वैसे t माइनस mg इज इक्वल टू ma। सो इसका हम लोग ने टेंशन क्या लिया? 4 times लिया है मास ऑफ वेट मैन के वेट के। सो ये हो जाएगा, सो आ जाएगा 3 mg इज इक्वल टू ma। इधर से mm कट, तो हम लोग को एक्सिलरेशन का वैल्यू मिल गया इस 3g करेक्ट। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज़ वेरी इजी। बहुत अच्छे से समझा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। हम लोग ने वो मंकी वाला वगैरह किया है सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में। ये देखो, द एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इन द गिवन फिगर इज, ये वाले का हम लोग के पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2 × 10 प्लस टोटल मास 3। तो क्या हो गया था? इधर हमारे पास g के जगह पे 10 के जगह पे g ही लिखा हुआ है, तो 2g बाय 3। सो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 2 bodies of mass 2 kg and 4 kg are attached to the ends of the string passing over a pulley. The 2 kg mass is attached to the table top by another string. The value of the T1 is equal to. So इधर T1 का वैल्यू कितना होगा ये हमें पूछा है करेक्ट। सो ये हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं? फर्स्ट तो हम लोग को इधर का टेंशन पता होना चाहिए। ये विद द हेल्प ऑफ mg हम लोग ढूंढ सकते हैं इधर का टेंशन, जो कि आ जाएगा 40 न्यूटन जितना। तो इधर जो टेंशन होगा उसका 40 न्यूटन, इधर mg लगता रहेगा करेक्ट। तो ऐसा हो जाएगा t माइनस t इज इक्वल टू mg प्लस t1 लिख सकते हैं। ये चीज़ लिख सकते हैं। t कितना है 40, mg कितना है ये वाले का 20 प्लस t1, तो T1 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 20 न्यूटन। सो 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये इक्विलिब्रियम वाले टाइप का क्वेश्चन है। इसमें
अलग से कुछ एक्सिलरेशन वगैरह नहीं लग रहा है, ये चीज़ ध्यान रखो, बिकॉज इधर ये स्ट्रिंग जॉइंट होने की वजह से ये मूवमेंट नहीं होगा, ये समझना खुद से पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस। अ बॉडी ऑफ मास 10, इस पे 2 परपेंडिकुलर फोर्स काम कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिलरेशन इस परपेंडिकुलर मतलब एक ऐसे काम कर रहा है एंड वन लाइक दिस। तो इसमें पूछा है एक्सिलरेशन कितना रहेगा, तो फर्स्ट तो हम लोग को एक्सिलरेशन इन वाई एंड एक्सिलरेशन इन एक्स ढूंढना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, वाई में 16/10 1.6 एंड इसमें 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। सो अभी मैग्नीट्यूड ढूंढना है नॉर्मली, जैसे हम लोग हमेशा ढूंढते, तो क्या आ जाएगा 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.6 का स्क्वायर, करेक्ट। तो आ जाएगा हमारा 1.44 प्लस 2.56, करेक्ट। तो कितना आता है 1.44 400, तो आ जाएगा √4। सो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द नेट एक्सिलरेशन, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a monkey of mass 20 kg is holding a vertical rope. The rope will not break when a mass of 25 kg is suspended from it, but it will break when if the mass exceeds 25 kg. What is the maximum acceleration with which the monkey can climb up the rope? ये चीज़ अब भी हम लोग ने सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन किया, तो दिस इज अ होमवर्क, ये PYQ है एंड हम लोग ने सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन किया, एग्जैक्ट सेम था, बस वहाँ पे हमारे पास हम लोग को 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मैन बोल दिया था, इधर हमें प्रॉपर एक नंबर दे दिया 25 इंटू 10 किया तो 250 न्यूटन बन जाएगा हमारा टेंशन, करेक्ट। ये भी आप खुद से कर सकते हो, राइट। अभी हम बात करेंगे कटिंग ऑफ स्ट्रिंग या स्प्रिंग। जब हम लोग एक स्ट्रिंग या स्प्रिंग जो हैंग किया हुआ है उसको कट कर देते, सो उन पे क्या असर पड़ता है वो देखेंगे। लाइक जब टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग बिकम 0 एग्जैक्टली आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग है और उसको अचानक से कट कर दिया ना, तो उसमें जो टेंशन फोर्स है वो 0 हो जाएगा, करेक्ट। एंड जब स्प्रिंग फोर्स में हम लोग ने स्प्रिंग को अचानक से कट कर दिया तो वो 0 एग्जैक्टली तुरंत नहीं हो जाएगा, थोड़ी टाइम के बाद स्लोली आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग हो जाएगा। यही 2 चीज़ें इधर लिखी हुई है, ओके। अभी हम लोग नेक्स्ट ये देखते हैं। तो इसको जब हम लोग ने कट कर दिया MN 2M को, तो अचानक इस स्प्रिंग पे या इनका एक्सिलरेशन वगैरह क्या होगा वो देखते। फर्स्ट M का बात करते। M के इधर वाला स्ट्रिंग कट कर दिया तो इधर पे जो टेंशन लग रहा था वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, बट इसका ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता रहेगा mg के इक्वल, करेक्ट। एंड ऊपर स्ट्रिंग होने के वजह से इसमें कुछ स्ट्रिंग फोर्स था जो कि अभी भी रहेगा। जस्ट बिकॉज वो कट हो गया इसका मतलब उस पर जो टेंशन था, जो स्ट्रिंग फोर्स था वो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, उसमें वो रहेगा ही, उतना ही रहेगा। ऑफकोर्स स्प्रिंग फोर्स कितना रहेगा हमारा, इधर देखो, इधर से भी समझेगा, 3 mg के इक्वल, करेक्ट। बिकॉज ऑफ ये दोनों मास के वजह से इस पर स्प्रिंग फोर्स आएगा ना, ये चीज़ देखो, M एंड 2M दोनों के वजह से जो है इधर हमारा टेंशन क्रिएट होगा स्प्रिंग पे, ये चीज़ समझ रहा है। देन जब हम लोग अचानक से इसको कट करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स में अभी भी उतना ही उसमें अभी भी उतना ही टेंशन रहेगा उस स्प्रिंग में। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर, ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है समझने को। सो हम लोग डायरेक्टली F नेट इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 3 mg माइनस mg इज 2 mg। सो हम लोग इसको m इंटू a कर देंगे एंड 2 mg। सो mm कट, तो हम लोग को एक्सिलरेशन मिल गया m वाले ऑब्जेक्ट का इज a इज इक्वल टू 2g, करेक्ट। अभी ये चीज़ हमेशा याद रखना, एक स्प्रिंग, इधर स्प्रिंग अटैच है, नीचे का कुछ स्ट्रिंग तोड़ा है ना, तो जितना भी फर्स्ट उसमें था ना अपना टेंशन, उतना ही स्प्रिंग में अभी भी रहेगा। ये चीज़ इधर से हम लोग क्लियरली समझ पा रहे, करेक्ट। अभी 2M का बात करते। 2M में ऊपर वाला जो टेंशन था वो तो 0 हो गया एंड नीचे जो टेंशन रहेगा वो जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा 2 mg ग्रेविटेशनल फोर्स, करेक्ट। तो इसमें कितना एक्सिलरेशन हो जाएगा, F नेट इज इक्वल टू 2 mg है हमारा एंड हमारा 2ma एक्सिलरेशन रहेगा डाउनवर्ड्स में, सो 2 mg हो जाएगा। सो 2m कट, तो a जितना है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के जितना ही रहेगा, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जितना ही रहेगा। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ऐसे 1-2 क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, बिकॉज ये अच्छे से समझो, इसको हम लोग फिर से एक बार गो थ्रू करेंगे नेक्स्ट टाइम। एंड अभी हम लोग आ रहे हैं सूडो फोर्स में।
सूडो फोर्स क्या है? एक नॉन रियल फोर्स हैविंग रियल इफेक्ट। अब ये ना, ये बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में इतना तो पढ़े, फिर ये सूडो फोर्स में एक्सीलरेशन हम लोग उल्टा क्यों ले लेते हैं? बस उन लोग को इतना पता होता है कि हम लोग सूडो फोर्स में एक्सीलरेशन को उल्टा ले लेते हैं, बट सूडो फोर्स मेनली लगता किस पे वो देखो। हमारे पास है ना 2 फ्रेम रेफरेंस होते हैं। ये चीज़ हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तभी बोला था ये चीज़ हम लोग लॉज ऑफ मोशन में बात करेंगे। दैट इज हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। करेक्ट? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब इधर है ना कोई इंसान या किसी के बारे में बात नहीं हो रहा, पूरा रेफरेंस के बारे में बात हो रहा है। लाइक अभी लिफ्ट है या कार है या ऐसा कुछ, एक पूरा रेफरेंस के बारे में बात हो रहा है, ना कि कोई एक इंसान के मोशन के बारे में बात हो रहा है, ना किसी के बारे में। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा ना, वो फ्रेम कंप्लीटली रेस्ट पे होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा रहेगा, जिसमें एक्सीलरेशन 0 होगा एंड वहाँ पे लॉज ऑफ मोशन वैलिड होता है। एंड हमारा जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, फ्रेम की बात हो रहा है। अभी एक गाड़ी में आप बैठे हो एंड वो एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब आप एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, बट वो एक्सीलरेट होते जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, जिसका मतलब है एक एक्सीलरेटेड फ्रेम में हो। ओके, एंड वहाँ पे लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता, बट विद द हेल्प ऑफ सूडो फोर्स हम लोग उधर लॉज ऑफ मोशन वैलिड करते हैं। जैसे अभी सूडो फोर्स का ये डेफिनेशन पढ़ो। इफ अ बॉडी इज प्लेस्ड इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, it experiences an additional force opposite to acceleration of frame called the apparent or fictitious or pseudo force. All other forces acting on body remain same. ये क्या बताना चाह रहा है कि जब हम लोग कुछ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहेगा एक बॉडी, करेक्ट, उधर अगर वो एक्सीलरेटेड फ्रेम है तो जो बॉडी जो प्रेजेंट है उसमें वो एक्सीलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। लाइक अभी इधर समझो, ये एक इंसान एक लिफ्ट में बैठा है, जब भी उसका लिफ्ट इज ऑन 0 या कांस्टेंट स्पीड पे है तभी उसका वेट इज इक्वल टू mg, करेक्ट, बट वो लिफ्ट इज विथ सम एक्सीलरेशन, करेक्ट, तो उसको कुछ एक्सीलरेशन होने के वजह से, ये एक्सीलरेशन लिफ्ट का है, उस इंसान का नहीं है, ये समझो। उस फ्रेम है ना, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इधर लिफ्ट है, उसमें एक्सीलरेशन होने के वजह से इस इंसान पे ऑपोजिट, ये इस डायरेक्शन में मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में m/a जितना फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं हम सूडो फोर्स। वैसे ही जब हमारा एक्सीलरेशन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है, हमारा नहीं, सॉरी, लिफ्ट का एक्सीलरेशन, ये लिफ्ट एक्सीलरेशन है। लिफ्ट में कुछ एक्सीलरेशन होने के वजह से हमारे ऊपर एक एक्सीलरेशन एक्ट करता है, जो कि एक रियल फोर्स नहीं है, नॉन रियल फोर्स है, जस्ट टू बैलेंस थिंग्स। वो फोर्स हमारे ऊपर एक्ट करता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उसको बोलते हैं हम सूडो फोर्स। ऐसा सूडो फोर्स हम लोग क्यों लेते हैं? सूडो फोर्स हम लोग इसलिए देखते हैं, देखो, इज यूज टू मेक लॉज ऑफ मोशन वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, तो हम लोग को आंसर्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस आंसर्स को इजीली ढूंढने के लिए हम लोग ने सूडो फोर्स यूज़ करते, जो फ्रेम जो एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में जा रहा है, उस सेम एक्सीलरेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन पे उस बॉडी पे एक्ट होगा, उसको हम बोल देंगे सूडो फोर्स। एंड अभी हम लोग एंड करेंगे ये लेक्चर। सूडो फोर्स पे आप अच्छे से समझो और नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। एंड देखो, बहुत सारा क्वेश्चन है सूडो फोर्स पे, वो सब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। एंड देन विल एंड द सूडो फोर्स एंड देन फ्रिक्शन एंड सर्कुलर डायनेमिक्स एंड विल एंड द चैप्टर। सो अच्छे से समझो, अभी तक जितना क्वेश्चंस किया अच्छे से करो, एंड देन विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। सो टिल देन, बाय बाय।